तो आपको लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें थी हमारे हिस्ट्री में, हमारे ग्रंथों में, जो कि एक्चुअली में हिस्ट्री थी, लेकिन अब उनको कंप्लीटली माइथोलॉजी की कैटेगरी में डाल दिया गया है? जैसे रामायण और महाभारत का एग्ज़ाम्पल ले लो आप। अच्छा काम करोगे तो अच्छा ही होगा, और क्योंकि आपके पास चॉइस है अच्छा काम करने की, आप अच्छा काम नहीं करोगे तो आपको खराब जाति में जन्म मिल जाएगा। ये खत्म हो जाएगा भाई। ये जो स्पिरिचुअल गुरुज और लीडर्स वगैरह भी बहुत सारे आईआईटी से निकलते हैं, तो क्या आईआईटी ऐसा माहौल देता है कि वहां पे उसको ये नहीं लगता कि यार मैं इंजीनियरिंग करने आया हूँ या ये मैं करने आया हूँ, पढ़ाई करने आया हूँ तो पढ़ाई करूँ, मैं इस चीज में भी जा सकता हूँ, मैं स्पिरिचुअलिटी की दिशा में भी जा सकता हूँ, उसके लिए भी वो एक फ्रीडम ऐसा माहौल क्रिएट करके देते हैं। वो इन्हें श्री राम जी के गुण अपनाने नहीं है, इन्हें बस ये बहस करनी है कि वो हिस्ट्री या मैथोलॉजी है। कि ब्रह्म को ज्ञान से नहीं जाना जा सकता, क्योंकि ज्ञान जो होता है ना, वो व्यक्ति को इगोइस्टिक बना देता है और इनफैक्ट दूर करते जाता है अपनी रियलिटी से। तो आपको लगता है कि बहुत कुछ ऐसा है हमारे इन किताबों के अंदर, ग्रंथों में लिखा हुआ, जो कि साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं है, लॉज ऑफ फिजिक्स के बियॉन्ड है, मतलब लॉज ऑफ फिजिक्स को वायलेट करता है और उनको लिख दिया गया है, तो उनको कैसे देखते हो आप? हाँ, तो यार अपने आईआईटी के दिनों के बारे में बताओ, क्योंकि मैंने आपके बायो में लिखा हुआ देखा है आईआईटी बॉम्बे, तो आईआईटी के दिनों के बारे में कुछ बताओ, कुछ आपने सीखा, कैसा रहा था आपका एक्सपीरियंस उस वक्त? मेरे आईआईटी के दिनों का एक्सपीरियंस भाई अलग ही था। मतलब पहले मैं आईआईटी में जाने से पहले मैं एनआईटी वारंगल में था 1 साल, है ना। ठीक है। AIEEE निकाला था मैंने, तो मैं एनआईटी वारंगल में था, है ना। फिर क्या कहते, पापा पर फिर भी लगे हुए थे कि नहीं नहीं देना है दोबारा आईआईटी, मैं भर दूंगा तुम्हारा फॉर्म, तुम दो बस कुछ भी करके। तो वो था। फिर मैं एनआईटी वारंगल में ना कुछ ड्रामा व्रामा किया था, मैंने एक प्ले किया था, तो मुझे मजा आ गया था वो करके, है ना। मुझे लगा कि ओ भाई आज क्या कहते, एकदम पूरी दुनिया सामने से हट गई है और सिर्फ मैं साक्षी बन गया हूँ पूरी दुनिया का। ऐसे एकदम सारा एक्सपीरियंस जो था प्ले करते वक्त, वो कुछ याद नहीं था क्या हुआ था, तो मुझे बहुत ही गजब की फीलिंग आई थी। ठीक है, तो फिर मैंने दोबारा दिया, हो गया, तो फिर मैं चला गया। ठीक है, फिर मैं जाते साथ ही मुझे पता था कि यार क्योंकि मैंने 1 साल इंजीनियरिंग कर ली थी वहां पे एनआईटी वारंगल में, तो मुझे 2-4 इंसाइट बहुत क्लियर हो गए थे। पहला इंसाइट क्लियर हो गया था कि भाई देखो, आपको अगर 4 साल बाद क्या चाहिए, नौकरी चाहिए होगी ना, तो वो नौकरी आप किस ब्रांच में काम कर रहे हैं उससे कोई ज्यादा कोरिलेशन है नहीं। मतलब मैं सिविल में काम कर रहा था, तो जरूरी नहीं मेरी नौकरी सिविल में लगेगी, और सिविल में लगेगी भी तो उस जमाने में सिविल में ऐसी कंपनी आती थी कि सिविल में कोई नौकरी लेता नहीं था, बिकॉज ऑब्वियसली पैकेज कम हुआ करता था। मैं कहा देखो सिविल में तो नौकरी अपन को लेनी नहीं है, ठीक है, तो सिविल का पढ़ के करना क्या है, ठीक है। और तब तक ऐसे मेरा ध्यान आर्ट्स पे भी चला गया था, तो मैं कहा अपन को अब सिर्फ 4 साल पेल के आर्ट्स करना है। तो भाई मैंने 4 साल आईआईटी में सिर्फ आर्ट्स किया है। आर्ट्स एज इन मैंने प्लेज लिखे हैं, मैंने प्लेज डायरेक्ट किए हैं, मैंने प्लेज में एक्टिंग करी है, मैंने कविताएं लिख के, कुछ काव्य संध्या करके चीज होती थी वो किया है, स्टैंड अप कॉमेडी किया है, पेंटिंग करी है, जो भी आर्ट हो सकता था मैंने आईआईटी बॉम्बे में 4 साल बहुत ज्यादातर आर्ट्स ही किया है। और आईआईटी बॉम्बे का स्ट्रक्चर भी वैसा ही है कि फर्स्ट सेमेस्टर, मतलब ऑड सेमेस्टर जो होता है ना, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ, उसमें हमारे यहाँ पे एक चीज होती है जनरल चैंपियनशिप, जो हॉस्टल्स के बीच में हुआ करती है। ठीक है, तो बहुत सारे जनरल चैंपियनशिप्स के कॉम्पिटिशन्स हुआ करते थे। तो ड्रामा का एक जनरल चैंपियनशिप हुआ करती थी, डांस की एक जनरल चैंपियनशिप हुआ करती थी, और इसकी फिल्म की एक जनरल चैंपियनशिप हुआ करती थी, और बीच में डिबेट और ये सारी चीजें हुआ करती थी। तो भाई अपन ने सारी करनी है, तो ऑड सेमेस्टर पूरा ऐसे ही निकल जाता था। पहले ड्रामा की प्रैक्टिस, फिर डांस की प्रैक्टिस, फिर क्या कहते डिबेट वगैरह, फिर क्या कहते फिल्म। तो पहला सेमेस्टर ऑड सेमेस्टर ऐसा निकल गया। सेकेंड सेमेस्टर होता था, उसमें एक चीज होती थी परफॉर्मिंग आर्ट्स फेस्टिवल, उसको कहते थे पैफ। ठीक है, तो पैफ एक ऐसी चीज होती थी कि जैसे ग्रीक थिएटर देखा होगा ना आपने, ऐसा बड़ा सा एक थिएटर होता था जिसकी कैपेसिटी 2000 होती थी। तो उसके लिए हम एक प्रोडक्शन प्रिपेयर करते थे, उसको मैं एक प्ले नहीं कहूंगा बल्कि वो एक ग्रैंड स्केल पे प्रोडक्शन होता था। ठीक है, और बेसिकली उसमें ऐसा होता था कि ऑब्वियसली 2000 लोग हैं, तो आप बिना क्या कहते हैं, आप सिर्फ खड़े होके एक जगह पर डायलॉग बोलेंगे तो सुना ही नहीं देगा किसी को, है ना। तो वो लोग एक पुराने स्टाइल में रामलीला हुआ करती थी कहीं तो यूपी साइड पे, कि एक
एक कैटेगरी एक्टिंग करती थी, और उनको जैसे वो एक्ट कर रहे हैं और जैसे वो डायलॉग्स बोल रहे हैं, सामने वो लोग कुछ लोग होते थे जिनको वॉइस ओवर्स कहते थे, वो उनका वॉइस ओवर करते थे। तो ये पूरा एक ग्रैंड स्केल की चीज होती थी, 2-2.5 महीने इसमें निकल जाते थे। ठीक है, तो मिड जनवरी से लेट जनवरी से स्टार्ट होके ये खत्म होता था अप्रैल, जब तक कि एंड सेमेस्टर एग्जाम आना शुरू हो गया। तो फिर बस वो पूरा ऑड सेमेस्टर जनरल चैंपियनशिप्स में निकल गया, इवन सेमेस्टर पैक करने में निकल गया। तो मैंने तो आईआईटी में सिर्फ भर के आर्ट्स किया है। वैसे क्या लिया था आपने आईआईटी में? वैसे मैंने सिविल इंजीनियरिंग ली थी। ली क्या थी, मिली थी मतलब इंजीनियरिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं था या फिर घर के द्वारा धकेल दिए गए थे? नहीं यार, मुझे एक्चुअली में फिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट था। ठीक है, अच्छा। मैथ्स में भी इंटरेस्ट था बहुत, मजा आता था मुझे। मतलब मैंने आईआईटी इसलिए, मतलब वो आई विल से कि मेरा आईआईटी निकलना वाज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ मी लविंग टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, है ना। मतलब जो मैं फिजिक्स के प्रॉब्लम्स या मैथ्स के प्रॉब्लम्स लेके बैठता था, तो मुझे ऐसे वो नहीं आता था, मुझे मजा आता था वो करने में। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज लगती थी मुझे, मुझे बहुत पसंद थी प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, तो उस चक्कर, उसका कॉन्सिक्वेंस निकला कि चलो आईआईटी हो गया, बिकॉज आई लव्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग। लेकिन जब मैं फिर आईआईटी में चला गया तो फिर देखा कि सेमेस्टर कैसे हो रहा है और एकेडमिक्स कैसे फ्लो हो रहा है, प्लस दूसरी तरफ इंटरेस्ट भी आ गया था। मतलब ऐसा नहीं, मैं नहीं कहूंगा कि क्या कहते हैं किसी को एकेडमिक्स में इंटरेस्ट हो तो उसे आईआईटी नहीं जाना चाहिए, डेफिनेटली जाना चाहिए, वहां पे भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है। बट आईआईटीज आर मोर ऑफ अ डेमोक्रेटिक प्लेस, जहां पे आपको जीवन में कुछ भी बनना है तो आप बन सकते हो इन 4 सालों में, क्योंकि आपके पास टाइम है, अपॉर्चुनिटीज है एम्पल। तो मैंने आर्ट्स किया, कईयों ने क्या कहते हैं रॉकेट उड़ाए एरोस्पेस डिपार्टमेंट ने, कईयों ने मेरी बैच वालों ने, कईयों ने हायर स्टडीज के लिए पीएचडी वीएचडी करने चले गए। तो हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। तो वो एक बहुत डेमोक्रेटिक माहौल है वहां पे, जहां पर आप जो भी करना चाहें, जो भी परस्यू करना चाहें, आप परस्यू कर सकते हैं। क्या तभी ऐसा होता है कि ये जो स्पिरिचुअल गुरुज और लीडर्स वगैरह भी बहुत सारे आईआईटी से निकलते हैं? आपने अगर नाम देखे होंगे, बहुत सारे आपको लिस्ट दिखा दूंगा मैं, कम से कम 10 तो मैं गिना दूंगा जो आईआईटी से निकले हैं। तो क्या आईआईटी ऐसा माहौल देता है कि वहां पे उसको ये नहीं लगता कि यार मैं इंजीनियरिंग करने आया हूँ या ये मैं करने आया हूँ, पढ़ाई करने आया हूँ तो पढ़ाई करूँ, मैं इस चीज में भी जा सकता हूँ, मैं स्पिरिचुअलिटी की दिशा में भी जा सकता हूँ, उसके लिए भी वो एक फ्रीडम ऐसा माहौल क्रिएट करके देते हैं वो आईआईटी वाले? अरे कुछ भी कर सकते हो, जैसे मैंने कहा कि अरे अगर 10 स्पिरिचुअल लोग निकले, मुझे ये नहीं पता कि वो आईआईटी के दौरान ही स्पिरिचुअल हो गए थे या आईआईटी के बाद स्पिरिचुअल हो गए थे, बट एक डेफिनेटली लिबरेटिंग एक्सपीरियंस तो होता है, बिकॉज आपके कुछ बहुत सारे सोशल कंस्ट्रक्ट टूटना शुरू हो जाते हैं या सोशल बायसेस टूटना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो मुझसे नाम ले दिया मैंने कंपनी का, ठीक है, तो चल पर बट एनीवेज। कोई नहीं, मैं इसको सेंसर कर दूंगा, डोंट वरी। हाँ, तो एक कंपनी थी, उसका मैंने इंटरव्यू दिया फाइनल ईयर में, तो उन्होंने मुझसे यही सवाल पूछा कि क्या कहते हैं उसके बंदे ने कि भाई तुम्हें सिविल इंजीनियरिंग करनी नहीं थी, तुमने आर्ट्स किया है दबा के, तो तुम क्या आईआईटी में, तुम आईआईटी ने क्या किया है तुम्हारी लाइफ पे, या क्या हाउ हैज इट वर्कड फॉर यू, मतलब ये तो वेस्ट, मुझे तो वेस्ट ही लग रहा है। मैंने बोला वेस्ट कैसे हो गया भाई, मेरी विचारधारा बदली है, मैं एज अ व्यक्ति बदला हूं इन 4 सालों में, मैंने बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करी। तो कहते हैं एज अ व्यक्ति क्या बदल गए, ऐसा क्या था जो तुम पहले नहीं चाहते थे और अब चाहते हो। मैंने कहा जिस परिवेश से मैं आता था, जब मैं आईआईटी में घुसा, मुझे शादी के बाद, शादी एक वर्जिन लड़की से करनी थी ठीक है लेकिन आज जब 4 साल निकल, मैंने यही बोला उससे, मैंने बोला आज जब 4 साल निकल गए तो ये सारी चीजें मुझे पता चल गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता यार। मेरे ओपन माइंडेड हो गए क्या, आप? हाँ, बहुत साधारण शब्दों में कहा जाए तो ओपन माइंडेड हो गए, बट बहुत उसके अंदर बहुत सारी चीजें थी ना, कि क्या कहते हैं आप एम्पथेटिक हो गए। आपको ये पता चल गया कि क्या कहते हैं कि कोई अगर सेक्स कर लेता है तो उसका कैरेक्टर नहीं खराब हो जाता है। ठीक है ना। तो मोरालिटी क्या होती है, क्या आपको जो मॉरल लगता है वही वास्तविक या एब्सोल्यूट ट्रूथ है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो वो हंसने लगा। अब वो शायद कॉर्पोरेट जंगल में फंसा हुआ था, तो उसे ये बात समझ में नहीं आई कि एक स्टेटमेंट के अंदर आप
ये बता सकते हैं कि आपकी जर्नी कितनी नुआंस्ड रही है और आपने कितना कुछ क्या कहते हैं, आप कितने लिबरेट हुए हैं उन थॉट्स से, राइट? पहले मैं हम्म। भगवान पे मानता था, फिर मैंने भगवान को क्वेश्चन करना शुरू कर दिया बाय द एंड ऑफ इट। तो भले ही ये बड़ी वैसी सी बात लगे कि ओहो ये कैसा मिसोजिनिस्ट था जो क्या कहते हैं 18 साल में एक वर्जिन लड़की से शादी करना चाहता था, लेकिन अब 23 साल में या 22 साल में इसका विचारधारा बदल गई। पर मैं ये कहूंगा कि हाँ, शायद 18 साल की उम्र में मिसोजिनिस्ट था क्योंकि परिवेश ही वैसा था। मैं कभी घर से बाहर नहीं निकला, एक शहर से बाहर नहीं निकला ज्यादा, मुझे क्या पता बाहर क्या होता है। ना मैंने सोशल साइंस में कभी ज्यादा ध्यान दिया, ठीक है। पर जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा जीवन को बहुत दूसरी तरीके से। राइटिंग करते थे हम, प्लेज लिखते थे, तो अलग अलग पर्सपेक्टिव्स पढ़ते थे, तो वहां से हम्म। दिमाग खुलना शुरू हुआ, लोगों से बात करना शुरू हुई। मैं बॉयज स्कूल में पढ़ा था, मैंने लड़कियों से बात ही नहीं करी थी, तो मुझे वो पर्सपेक्टिव तो कभी पता ही नहीं था, पर यहां जाके वो पर्सपेक्टिव पता चला। तो ऐसे काफी लिबरेटिंग जर्नी थी वो। मैं डेफिनेटली कहूंगा कि यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, सवाल करना सीख जाते हैं आप। आपको पता चल जाता है कि किसी को बस फेस, किसी भी फैक्ट या जो भी आप हैं या जिस चीज पर भी आप बिलीव करते हैं उसको बस एज इट इज नहीं ले लेना है, आपको उसको सवाल करना है, और वो सवाल करना बहुत जरूरी है। आप ये कह सकते हो कि जो स्कूल है हमारे, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जिस तरीके से हमारे माइंड को कंडीशन कर देता है, वो कंडीशनिंग वहां जाके टूट गई, ब्रेक हो गई आईआईटी में जाके, क्योंकि स्कूल हाँ, भी हमें क्वेश्चन करना कभी सिखाता नहीं है। सिर्फ स्कूल ही नहीं, मतलब स्कूल जिस जगह पर है, जहां पे है, उस पर भी बहुत सारी चीजें निर्भर करती है ना। अब वो मेरा स्कूल हम्म। जबलपुर में था, जहां पर हम्म। लोग ऑर्थोडॉक्स है। जबलपुर को संस्कार धानी कहा जाता है, तो नाम में ही संस्कार है, ठीक है। तो हम्म। वो वाली बात है। और ऑब्वियसली स्कूल क्वेश्चनिंग करना उतना ज्यादा तो नहीं सिखाता, वो तो मैं इस बात से अग्री करूंगा कि स्कूल हम्म। में जब आप होते हैं तो क्वेश्चन करने से ज्यादा इट इज अबाउट, और ये तो मेरा 2 साल जब मैं एजुकेशन, 2 4 5 साल हो भी गए मुझे एजुकेशन इंडस्ट्री में काम करते करते, तो ये बात प्रिटी एविडेंट है कि जितने भी मैंने, मतलब मैं ऐसा नहीं कहूंगा कोई स्कूल ऐसा नहीं सिखाता, बट ज्यादातर स्कूल्स ऐसे हैं जहां पर क्वेश्चनिंग करना नहीं सिखाता। इट इज अबाउट फैक्ट स्पिटिंग। आप कुछ पर्टिकुलर चीजों और फैक्ट्स को याद करिए, उनको जाके एग्जाम में स्पिट कर दीजिए। आपकी रिटेंशन कैपेबिलिटीज कितनी है, उससे ये तय किया जाता है आप कितने काबिल हैं। वैसे पहले आप रिलीजियस थे जब ये क्वेश्चनिंग वगैरह स्टार्ट नहीं किया था? पहले मैं, मतलब मैं रिलीजियस तो नहीं था इन इन दैट सेंस। मतलब अगर रिलीजियोसिटी आप कैसे डिफाइन करेंगे कि हाँ मैं भगवान के सामने, मैं इंटरेस्टेड नहीं था ज्यादा इन। मेरी मम्मी बहुत ज्यादा आस्तिक है, मतलब वो, उनको आज 40 42 साल हो गए हैं सोमवार का कंटिन्यूसली उपवास रखते हुए, और बहुत सुबह पूजा करना, शाम को पूजा करना, ये सारी चीजें मम्मी करती थी। मैं जहां पे भी घूमा हूँ, मतलब मेरे पापा रेलवे में थे तो उनको पास मिलते थे 2, तो हमारी सारी जो ट्रिप्स हुई हैं वो रिलीजियस प्लेस में हुई हैं। तो मेरे 3 धाम हो गए हैं, 5 7 ज्योतिर्लिंग हो गए हैं, ठीक है। मेरे घर वालों के तो 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग हो चुके हैं पूरे। तो क्या बात हमारी है। फैमिली में जितनी ट्रिप्स होती थी वो सारी रिलीजियस प्लेसेस पर होती थी। तो मुझे वो एस्पेक्ट बहुत फन लगता था कि जाना, ट्रेन में बैठना। और ऐसा हुआ करता था उस टाइम पर कि आजकल क्या होता कि फैमिलीज न्यूक्लियरली ट्रैवल नहीं करती थी। मतलब हम जा रहे हैं तो 2 3 फैमिलीज और जा रही हैं, तो पूरा माहौल बन जाता था, ट्रेन में जा रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, और वो पूरा प्रोसेस जो होता था, ठीक है। कभी कभी मैं रिलीजियस हो जाता था, मतलब कभी कभी जब उस जगह पे पहुंचता था तो मुझे एक सेंस ऑफ वो लगने लगता था कि क्या कहते, नहीं नहीं, हाँ हाँ भगवान है भाई, और कुछ गलत नहीं करना, और ये सारी चीजें मुझे लगने लगती थी। जैसे मुझे आज भी याद है जब मैं उत्तराखंड गया था, यमुनोत्री था वो, 4 धाम होते हैं उत्तराखंड में भी, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ, है ना। तो आई थिंक जब हम यमुनोत्री चढ़ रहे थे तो क्या हुआ था, अब ये बहुत एम्बैरेसिंग बात है, पर चलो मैं शेयर करता हूँ कि एक बच्चा सोचता कैसे है। तो मैं छोटा था, और मतलब एडल्टहुड आ रही थी मेरी, ठीक है।
तो हम चल के जा रहे थे। अब क्या हुआ कि मुझे रास्ते में ऐसे सुंदर सुंदर लड़कियां दिख रही थी, ठीक है, तो मैं उनको देखते जा रहा था और विशेष प्रकार के ख्याल मेरे दिमाग में आ रहे थे, ठीक है। तो मैंने जब नीचे से जर्नी शुरू करी तो मैंने सोचा कि मैं जब ऊपर पहुंचूंगा तो कुछ मांगूंगा भगवान से, ठीक है। तो मैंने नीचे शुरू किया और जैसे ही मैं ऊपर पहुंचा मैंने सिर्फ माफी मांगी। मैंने बोला सॉरी भगवान, मेरी नजरें मेरे ख्याल कहीं और थे, मुझे माफ कर देना, मैं आपके पवित्र स्थान पर आकर ये कर रहा हूं। तब ऐसा लगता था ना कि अरे ये क्या हो गया, और ये ख्याल ही कैसे आ सकते हैं दिमाग में। मेच्योरिटी नहीं थी या समझ ही नहीं थी, कुछ भी होता रहता था, ऐसा लगता था कुछ भी हो रहा है। तो वो वाली बात थी। तो इन सर्टेन सेंस आप ये कह सकते हैं कि एक सर्टेन फियर था, एक सर्टेन सेंस ऑफ बिलीफ थी कि अगर मैं कुछ मांगूंगा तो वो मुझे मिल जाएगा, है ना। तो जो आप कह सकते हैं डॉगमेटिक कहा जाता है रिलीजन में जिन चीजों को, वैसा सा कुछ बिलीफ मेरे मेरे भी थे। भगवान से डरता था मैं, ये लगता था कि कुछ मांगूंगा भगवान से तो शायद मुझे मिल जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से मैं रिलीजियस था। हाँ, हाथ जोड़ लेता था, लाइन में खड़ा रहता था 4-4 घंटे दर्शन करने के लिए। तो वो वो वैसा वाला फेज था उस समय, अर्ली इन लाइफ। फिर उसके बाद एक पीरियड आया था नास्तिकता का, where I became extremely averse to the existence of God itself. फिर सडनली मुझे आए थे? लगने लगे, नहीं, धीरे धीरे क्वेश्चनिंग करके कि ये क्यों है, और थोड़ा वो देखो यार, अब मैं ऑनेस्टली बोलना चाहता हूँ, ठीक है। कई बार आप जिस परिवेश में होते हैं वो चीज आपको कंडीशन करती है, ठीक है। तो आईआईटी में था, अब आईआईटी में कोई रिलीजियस माहौल तो होता नहीं है ज्यादा, है ना। एक मंदिर है आईआईटी के अंदर इनफैक्ट, लेकिन कोई जाता नहीं है, ठीक है। मैं भी कभी आईआईटी के मंदिर गया तो सिर्फ इसलिए गया कि किसी बंदी के साथ था मैं, और चलो मंदिर तक घूम के आते हैं क्योंकि दूर है वो। तो वो रिलीजियोसिटी कम हो गई। दूसरा आता है कि आप ना हल्का सा, एक मिडिल क्लास व्यक्ति या एक मिडिल क्लास बच्चा जब जाता है ना, उसके अंदर सबसे बड़ी चीज जो होती है वो होती है इनसिक्योरिटी, ठीक है। और मुझे बाद में जाके ये रियलाइज हुआ कि हमारी सबसे स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी जो है ना, वो हमारी इनसिक्योरिटीज है। मतलब अगर मैं कहूं कि मेरी, इन जनरल अगर मैं कहूं कि मेरी सबसे बड़ी आइडेंटिटी क्या है, तो मैं कहूंगा एज अ राइटर, आई एम अ राइटर राइट नाउ, ठीक है, या मैं फलाने का बेटा हूं, है ना। तो दीज आर सर्टेन आइडेंटिटीज जिनके साथ मैं अपने आप को एसोसिएट करता हूं। हम सब करते हैं ना कुछ जेनरिक आइडेंटिटीज के साथ। बट इन आइडेंटिटीज से भी ज्यादा जिन चीजों के साथ हम आइडेंटिफाई करते हैं अपने आप को, एक मिडिल क्लास बंदा आइडेंटिफाई करता है अपने आप को, या बंदी आइडेंटिफाई करती है अपने आप को, वो होती है उसकी इनसिक्योरिटीज। कि मैं पतला हूं, मैं भद्दा दिखता हूं, है ना। ये सबसे बड़ा मार्कर होता है हमारा। मैं बेवकूफ तो नहीं हूं, राइट। तो उसी इनसिक्योरिटीज के साथ अब जब आप जाते हैं ना, तो एक एस्केपिज्म दिखता है कि भाई मुझे इंटेलेक्चुअल होना है, क्योंकि इंटेलेक्चुअल होना इज द कूलेस्ट थिंग दैट यू कैन हैव, ठीक है। आप कैसे दिख रहे हैं, आपका कोई वर्चस्व है कि नहीं, ये सारी चीजें आर सपोजिटली कंसिडर्ड ऑफ लेस इंपॉर्टेंस व्हेन यू कंपेयर इट टू इंटेलेक्चुअलिटी। कोई बंदा अगर इंटेलेक्चुअल है ना, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, राइट, वर्सेस कोई बहुत ज्यादा अमीर है, हैंडसम है, फलाना है, ढिमाका है, you will always tend to respect the intellectual person more, and that's a bias. I mean, if you go and ask somebody, will you respect Einstein or Adani or Ambani ji, what will they say? Do you respect Einstein more or do you respect John Abraham more? The answer is pretty simple. He will say that they respect Einstein more. Generally, I'm saying, not everybody, but generally, right? तो एक इंटेलेक्चुअलिटी की तरफ ध्यान आपका आकर्षित होता है। और फिर मैं तो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में भी रहा, विच वॉज एक्सट्रीमली वोक इन सर्टेन सेंसेस। तो इंटेलेक्चुअलिटी स्टैब्लिश करने के लिए आपको सर्टेन बिलीव्स, भले ही आप उस पर बिलीव करते हैं कि नहीं करते हैं, आप अज्यूम कर लेते हैं,
सबसे पहला बिलीव जो आता है वो होता है कि मैं भाई नास्तिक हूँ. आई एम एन एथीस्ट. आई डोंट बिलीव इन गॉड बिकॉज आई बिलीव इन साइंस. इट साउंड्स सो कूल. ठीक है, देयर इज नो गॉड. People are so stupid. They are running around pseudosciences and there is their faith which is baseless. Am I that dumb? I have a rational mind. Come on, man. तो ये सबसे पहला, जब एक इनसिक्योर आदमी या एक इनसिक्योर बंदा या बंदी जाती है और दुनिया को फेस करती है, तो ये इनसिक्योरिटी सबसे पहले आती है, क्या मैं कम हूं. और कम बहुत सारे तरीकों से होता है. उसको कंपेंसेट करने के लिए, अब ये मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, हो सकता है कुछ लोगों के लिए ट्रू ना हो. डेफिनेटली आई एम नॉट क्लेमिंग दैट इट इज ए ऑब्जेक्टिव साइंटिफिक, इट इज एन ओपिनियन. तो सबसे पहला चोला आप इंटेलेक्चुअल का ओढ़ने लगते हैं, तो वो शौक मुझे भी चढ़ा. तो मैंने भी इंटेलेक्चुअल बनना था कुछ कुछ करके. तो मैं आधी आधी चीजें पढ़ के और पढ़ाई करी मैंने फिर आईआईटी में जाके, और रैंडम चीजें. अब देखो, साइंस पढ़ना तो अनकूल हो गया था, क्योंकि अरे साले सब फिजिक्स पढ़ के आए थे, अब तुम फिजिक्स के बारे में बात करें तो चले फालतू बातें कर रहा है. क्योंकि लोगों का भी रिप्रेशन रहता है ना, इतने 2 साल तक पढ़ के आए हैं फिजिक्स और उनकी थ्योरीज के बारे में आप जाके बात करेंगे, तो जनरली ये नहीं करते. तब नई कूल चीजें हुआ करती हैं, फिलॉसफी के बारे में बातें करना, प्लेटो के बारे में बातें करना, ठीक है, या किसी महर्षि के बारे में बात करना, या कि कार्ल मार्क्स के बारे में बात करना, ठीक है, हाइडेगर के बारे में बात करना, हेगल के बारे में बात करना. ठीक है, तो मैं भी ऐसे करता था. मैं विकिपीडिया पे रोज पढ़ता था. एक कॉन्सेप्ट है मेरे दोस्तों का, एलेगरी ऑफ द केव. पता है तुम्हें क्या होता है? ये क्या हो गए भाई, एलेगरी ऑफ द केव क्या हो गए? हम सब रियलिटी को ना, पता है, एक कंस्ट्रिक्टेड तरीके से देख रहे हैं. जब हम आजाद हो जाएंगे बाहर जाके, तो रियलिटी कुछ और है. वो सुंदरता हम देख ही नहीं पा रहे हैं ब्रो, हम फंसे हुए हैं यहाँ पे आईआईटी में. ठीक है, तो वो इंटेलेक्चुअलिटी का चस्का मुझे भी चढ़ा, और उसके पीछे अपने आप को शैडो करने का चस्का मुझे भी चढ़ा कि मैं इंटेलेक्चुअल बनूंगा, मैं बहुत पढ़ाई कर लूंगा और मैं बहुत ग्रेट बन जाऊंगा. तो जैसे आप इंटेलेक्चुअलिटी पकड़ने लगते हैं, आपको कुछ चीजों से यू हैव टू लेट गो. द फर्स्ट एंड द मोस्ट ऑब्वियस थिंग इज द बिलीफ इन गॉड, बिकॉज ऑब्वियसली देयर इज नो एविडेंस ऑफ गॉड. एंड दोज हु बिलीव इन गॉड, जो आपने देखा भी होगा कि जो सूडो साइंस चलता है हमारे देश में, हाउ कैन यू जस्टिफाई योर पोजीशन एज अ बिलीवर इन गॉड, that too in the most premium institute where you have passed an examination which absolutely is about a lot of logic and cognitive skills. Justify religion where there is a lot of pseudoscience. Obviously you have to let go of it. तो उस चक्कर में मुझे पहले तो पहले से आई एम एन एथिस्ट ब्रो. अभी मैं माना नहीं मैं एथिस्ट हूँ. Oh bro, I'm an atheist. Come on guys, where is God? Where can I see God? Do you have any evidence for God? Right? तो मैं वहां से फिर ये इंटेलेक्चुअलिटी की मेरी जर्नी शुरू हुई, जिसको मैं फेक कहूंगा. टू बी ऑनेस्ट, क्या झूठ बोलना किसी से, मैंने बहुत फेक किया. इसमें कोई है शर्म की बात, एम्बैरेसिंग बात है, बट दैट्स द मैटर ऑफ इट, दैट्स द फैक्ट ऑफ इट. क्या कर सकता हूं मैं? मैंने फेक किया. तो पहले नास्तिकता फेक हुई, पहले नास्तिकता फेक करी, फिर धीरे 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 और देखा, फिर मुझे लगा हाँ एक्चुअली में कोई पॉइंट नहीं है गॉड का. फिर वो कन्वर्जन धीरे धीरे होना शुरू हुआ कि एक्चुअली में कोई पॉइंट नहीं है गॉड का, क्योंकि कोई प्रूफ नहीं है गॉड का. ठीक है, और एसोसिएटेड चीजें भी हैं. कोई उपवास, मम्मी की भी तबीयत खराब हो रही थी और मम्मी फिर भी मना करती थी कि मैं नहीं मैं उपवास रखूंगी. मैं कहा यार ये कैसी बेवकूफी है. What logic is this? And where is the proof of creator? There is no proof of creator. How can you say that? ठीक है, हालांकि व्यक्ति का जीवन ही द्वंद्वों में बसा हुआ है. हालांकि जब मैं ये मान रहा था, तब मैं नाटक भी कर रहा था, मैं प्लेस भी कर रहा था, और स्टेज पर जाने का एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ बहुत स्पिरिचुअल होता है. बिकॉज थॉट सीजेस अ लॉट ऑफ टाइम्स. आप सोचते नहीं है, याद नहीं रहता था मुझे कि मैंने क्या किया. मेरे दोस्त आके कहते थे भाई क्या फोड़ दिया. मुझे बस लोगों की हंसी सुनाई देती थी, तालियां सुनाई देती थी, बट अ लॉट ऑफ थिंग्स आई डिड नॉट, मुझे याद ही नहीं रहती थी यार. द टाइम यूज्ड टू पास सो क्विकली.
सोचते नहीं थे। तो एक तरफ इंटेलेक्चुअलिटी का चोला पहन के मैं भगवान को रिजेक्ट कर रहा था, दूसरी तरफ वहीं स्टेज पर मैं स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस ले रहा था बहुत ऑफन। अब वो मुझे समझ में नहीं आया कि स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस है फलाना फलाना, वो मैंने कहा वो भाई क्या मोमेंट है, वो कोई मेडिटेट करता होगा तो उसको कितना ऑसम लगता होगा, कोई स्टेज पे जाता होगा और कंप्लीट सरेंडर कर देता होगा, मतलब कंप्लीट सरेंडरिंग एज इन कॉन्फिडेंस भी था, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो गया था, तो मुझे डर नहीं लगता था स्टेज पे जाने पे। तो मैं बस चला जाता था और मैं अपने मन से जो भी आता था मैं कर देता था, ठीक है। और मेरा उसी चक्कर में नाम भी हो गया था कि ये बंदा बहुत ज्यादा इम्प्रॉम्प्टू करता है, इम्प्रोव कर देता है। लोग डरते थे मेरे साथ एक्टिंग करने, क्योंकि ये 2 लाइन कुछ ऐसी बोली देगा जिसका हमारे पास जवाब नहीं होगा। वाह। तो मैं बिना डर के एक्टिंग करता था, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता था, 0% डर। मैं एक्साइटेड था, आज शो करूंगा मैं जाके, कहाँ स्टेज, 7 क्यों नहीं बज रहा है यार, 7 क्यों नहीं बज रहा है, आई जस्ट वांट टू गो ऑन स्टेज। तो वो एक एक्सपीरियंस साथ में चल रहा था और एक इंटेलेक्चुअलिटी का एक्सपीरियंस अलग चल रहा था, राइट। तो इन दोनों के बीच में मैं क्या कहते हैं, और तब मुझे नहीं पता था कि ये ओ माय गॉड दिस इज अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। मुझे लगता था ओ भाई ये तो कुछ इट्स लाइक हैश और समथिंग वीड मार लिया आपने, दिस इज सम काइंड ऑफ इंटॉक्सिकेशन, ठीक है, विदाउट अफेक्टिंग योर बॉडी ऑब्वियसली। तो एक तरफ ये वही मैं जैसे बता रहा था ना कि एक तरफ ये इंटेलेक्चुअलिटी वाली बात चली थी, एक तरफ ये स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस चल रहा था, पर धीरे धीरे दोनों में ग्रोथ हुई। एक तरफ मैं जहां गॉड का क्वेश्चनिंग और गॉड की तरफ बिलीफ और उसका रिजेक्शन बहुत स्ट्रांग होते जा रहा था, दूसरी तरफ ये जो एक्टिंग वाले सीन है उसमें क्या हो गया था कि अभी क्या होता है ना कि जब आदमी एक पर्टिकुलर चीज करने में अच्छा हो जाता है, ठीक है, तो मैं बहुत कॉमेडी प्लेस किया करता था, तो यार कॉमेडी तो तुम कर लेते हो पर ड्रामा ड्रामा कब करोगे यार, ड्रामा कब करोगे। तो मैंने कहा हाँ यार ड्रामा कब करूंगा मैं, क्या मैं एक्टर हूँ भी कि नहीं, अच्छा ये वो फलाना फलाना। तो फिर मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, मैंने कहा लाओ किताबें जी, मैंने फिर स्टैनिस्लवस्की से लेके स्टेला एडलर से लेके माइजनर से लेके क्या कहते हैं सारी एक्टिंग पर किताबें पढ़ना शुरू करी। अब क्या हुआ कि जो मेरा नेचुरल इंट्यूशन था ना एक्टिंग की तरफ, वो हिंडर होने लगा, क्योंकि पहले मैं बिना फियर बिना डरे स्टेज पे जाता था, अब मुझे डरने लगा। अभी मैं स्टैनिस्लवस्की कहते थे कि फोकस के 3 सर्कल्स होते हैं, अभी मैं कौन से सर्कल पे हूँ, वो मुझे अंदर वाले सर्कल पे आना है, ठीक है। तो मैं कॉन्शियस होने लगा। तो और फिर जैसे ही मैंने पढ़ना शुरू किया तो मेरे लास्ट ईयर में मेरी परफॉर्मेंसेज हुई तो वो ठीक ठाक थी, उसके बाद मेरी जॉब आ गई, ठीक है। तो मैं बैंगलोर चला गया और यहाँ पे जो रिलीजियस वाला पार्ट था वो बैंगलोर जाके और डिक्रीज हो गया, क्योंकि वहां पे भी मैं चला गया कंसल्टिंग कंपनी में। अब कंसल्टिंग कंपनी में जहाँ आईआईटीज में कूल थे, कंसल्टेंट स्कूल मैक्स प्रो होते हैं वो, आप मैकिंजी के कंसल्टेंट से मिलिए, या आप क्या कहते हैं कंसल्टेंट्स आर। जब मेरी जॉब लगी थी एज अ कंसल्टेंट, तो कंसल्टेंट वाज वन ऑफ द कूलेस्ट थिंग्स दैट यू कैन बी, ठीक है, कि ओ आई एम अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट, ठीक है। देयर लाइफ इज सो कूल ना, ट्रैवलिंग फ्रॉम दिस प्लेस टू दैट प्लेस, गोइंग टू द क्लाइंट साइड, क्लाइंट आपको सर आंखों पर बैठा के रखता है। आई रिमेम्बर आई वाज डूइंग अ प्रोजेक्ट जहां पे हमें टीसीएस का एक एग्जीक्यूटिव ब्रीफिंग सेंटर पे लेके गए थे, एंड इट इज ओनली ओपन फॉर एग्जीक्यूटिव्स, मतलब सीएक्सओज और वीपीस के लिए ओपन होता था, पर हमें ओपन करके दिखाया था बिकॉज वी वर कंसल्टेंट। तो एक तरफ वो अल्ट्रा प्रो मैक्स वाली जगह पर मैं चला गया, तो अल्ट्रा प्रो मैक्स वाली जगह पर भी वैसे ही बहुत वोकिज्म है, राइट। मतलब यू आइडेंटिफाई योरसेल्फ एज इंटेलेक्चुअल ओनली इफ यू आर लेफ्ट इन अ पर्टिकुलर वे। अब बोलने वाली बात थी तो मैंने बोल ही दिया कि generally in India there is a bias that if you are left in terms of your ideology, you are more progressive and you are more intelligent, you are more intellectual, ठीक है। इंटेलिजेंट तो हम थे, ये इनसिक्योरिटी तो चली गई थी क्योंकि एग्जाम ही नहीं निकाल पाते, पर क्या हम इंटेलेक्चुअल है, वो तो इनसिक्योरिटी थी। तो अब कंसल्टिंग में जाना मतलब सब ज्ञान देते हैं भाई, वहां पे सब ज्ञान दे रहे होते, कोई कहां से रैंडम उठा के कुछ फैक्ट्स बताते रहते और बात चलती रहती, तो और पढ़ना शुरू कर दिया। डर लगने लगता था यार,
कि भाई कोई भी आता है ज्ञान देके चले जाता है और कहता है कि देखो इसको कितना कुछ पता है, तुम्हें क्या पता है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। तो और फर्दर कंसल्टेंट्स के बीच में फंस गया हो तो और लेवल बहुत ज्यादा, और इनसिक्योरिटी अबाउट नोइंग थिंग्स बढ़ती चली गई, ठीक है, और रिजेक्शन ऑफ गॉड बढ़ता चला गया। फिर गर्लफ्रेंड बनी है, वो धार्मिक थी थोड़ी, राइट, तुझ में रब दिखता है। तुझ में रब दिखता है, वो धार्मिक थी, पर फिर आप फैमिली से अलग चले गए, घर कम जा रहे हो, तो कहाँ है भगवान की स्पेस। फिर धीरे धीरे भगवान का क्वेश्चन ही छोड़ दिया मैंने, मतलब फिर नॉन एग्जिस्टेंट हो गए भगवान मेरे लिए, ठीक है। अब न्यू लेवल्स ऑफ इंटेलेक्चुअलिटी ढूंढनी थी, भगवान को तो सभी रिजेक्ट करके बैठे हुए हैं, तो अब क्या कॉमन डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है। then you become woke, then you have to inculcate different ideas and so on and so forth. तो फिर बहुत सालों के लिए भगवान का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया था कि it doesn't matter God exists or not, who cares, as long as I'm getting my salary, I'm getting good clothes, I'm getting good beers to drink every other day, what's the point of anything, any contemplation, right? किसी को भी क्या जरूरत है, आप जाते हैं ऑफिस। बिल्कुल। हाँ क्या कह रहे हो? हाँ मैं कह रहा था कि आप ऑफिस जा रहे हैं, आपके पास पैसा आ रहा है, पैसा आपने ज्यादा देखा नहीं लाइफ में उड़ाने के लिए, ठीक है, तो आप पैसे उड़ा रहे हैं, शाम को पार्टी करने जा रहे हैं, आपने कोई पब नहीं छोड़ा जहाँ पे आप जा नहीं सकते, आपने एक्सटेंसिवली कुछ कुछ खरीद लिया अपने लिए, जीवन मजे में चल रहा है, आप सुबह जाते हैं ऑफिस, शाम को आते हैं, रात को पार्टी करते हैं, सो जाते हैं, एंड द साइकिल रिपीट्स, ठीक है, सब फन है, गर्लफ्रेंड है आपके पास everything है, why do you need God? Where is God? There is no God. Why do you even need God? अंकित भाई, हमारे धर्म में ही खूबसूरती है ये, हिंदुइज्म के अंदर ही ये खूबसूरती मेरे को लगती है कि यहाँ पे एथीस्ट लोगों को भी अपना लिया जाता है, वरना कुछ रिलीजन ऐसे हैं जहाँ पे इसकी अलग सजा मिलती है। तो आपको नहीं लगता है हमारी रिलीजन की ब्यूटी है कि वो एक्सेप्ट कर लेता है हमें, हमारे घर में हमें रहने दिया जाता है कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, नहीं मानता, जैसे मेरी मम्मी कहती है नास्तिक है तू, तो पूजा पाठ में भी नहीं बैठता, ये सब नहीं करता, तब भी हमें घर में ऐसी मतलब समाज में गालियां नहीं मिलती। अभी बाकी मैं एग्जांपल नाम नहीं लूंगा उस रिलीजन का, लेकिन उस रिलीजन के अंदर ऐसा है, अगर आपने कह दिया तो आपको बहुत सारे रिश्तेदार तो ऐसे ही बाइकआउट कर देंगे, नहीं भाई दूर हो जाओ, हम तो मानते ही नहीं अपने घर का। तो लगता नहीं हमारी खूबसूरती हमारे रिलीजन की है, हिंदुइज्म की। वही तो, क्योंकि कोई किताब नहीं है ना अब यार, अरे वो तो खूबसूरती है ना, क्योंकि कोई ऐसी कुछ ऐसा नियम ही नहीं है ना। अगर भगवत गीता में कुछ 600-700 श्लोक है, राइट, उसमें से मैं 8 मानता हूं भाई, बस मान लो फॉर एग्जाम्पल, तो भी ठीक है। 600 के 600 श्लोक मानने की जरूरत ही नहीं है, और बदल दूं, मैं अपना इंटरप्रिटेशन ले आऊं, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं मानू ना मानू। मतलब वही है ना कि हिंदुइज्म में हमेशा ये डिबेट चलती रहती है, इज इट अ रिलीजन और इज इट अ कल्चर और इज इट बोथ? आई थिंक इट इज बोथ। अभी लॉन्ग स्टेटेड डिबेट है कि ये कल्चर है, रिलीजन है, क्या है, आप दोनों तरफ आर्ग्यूमेंट्स है, बट आई थिंक इट इज बोथ, एंड आई थिंक दैट इज वेयर द ब्यूटी इज। कि मुझे ऐसा लगता है, आप मेरा पर्सनल ओपिनियन माने, कि मैंने गीता से 8 श्लोक उठा के रख लिए कि ये मैं मानता हूं भाई, हाँ देयर इज कर्मा के थ्रू तरफ अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, निष्काम कर्म करना चाहिए, आप जो भी एक्शन करेंगे वो सर्कमस्टेंसेस के साथ मिल जाएगा, जरूरी नहीं उसका फल अच्छा आए, ठीक है। भक्ति एक चीज होती है, मैंने 5, 7, 8 चीजें यहां से मान ली, 4, 5 चीजें अद्वैत वेदांता से मान ली, 2, 4 चीजें उठाई मैंने, और मेडिटेशन और ये सारी चीजें चांडोग्य उपनिषद से मान ली। तो कुल मिला के मैंने अपना एक पर्टिकुलर पैकेज क्रिएट, कस्टमाइज कर लिया मैंने अपने लिए, और मैं इन धारणाओं पर मानता हूं। अब बताओ इसमें क्या गलत है? वही ब्यूटी है कि हमारा प्रोसेस कभी एक्सटर्नल था ही नहीं, ऐसा मुझे लगता है। एक्सटर्नल मतलब ऑब्जेक्टिविटी, साइंस इज अबाउट ऑब्जेक्टिविटी, व्हेन वी ट्राई टू study the external world, it is about objectivity. We want to understand patterns, we want predictability, right? Therefore we want laws which stand the test of times.
आप एक साइंटिस्ट से मिलेंगे, आप बोलेंगे भाई व्हेन विल यू बी द मोस्ट हैप्पी? भाई आई विल बी मोस्ट हैप्पी व्हेन आई विल discover a theory, or when I will, come to a theory which explains all the phenomena in the universe through a single theory and which remains eternal. That is science. ये एस्पिरेशन होगी किसी साइंटिस्ट की, right? Because we want to know the external world, hence it should be very objective, hence it should stand the test of times. But जब religion या spirituality की बात आ जाती है, how can there be objectivity? There can never be objectivity internally. है ना? एक कॉन्शियस एक्सपीरियंस आपके लिए और मेरे लिए हमेशा ही अलग रहेगा. हम दोनों एक लाल फूल सेम देख रहे होंगे, लेकिन उसको एक्सपीरियंस और वो उसका प्रभाव कैसे आ रहा है मेरे ऊपर, वो हमेशा अलग रहेगा. तो लाइफ के गाइडिंग स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स किसी के लिए सेम कैसे हो सकते हैं? ऐसा मुझे अभी लगता है, ये मेरा करंट थॉट प्रोसेस है. तो दैट्स व्हाई आई रियली अप्रिशिएट व्हाट हिंदुइज्म डज. इट गिव्स यू एक्सटेंसिव थिंग्स. वेद पढ़ लीजिए, उपनिषद पढ़ लीजिए, कितने सारे उपनिषद हैं, गीता पढ़ लीजिए, अष्टवक्र गीता पढ़ लीजिए, ब्रह्मसूत्र पढ़ लीजिए, अद्वैत पढ़ लीजिए, शांख्य पढ़ लीजिए, जो पढ़ना है पढ़ लीजिए, सब पढ़ लीजिए और अपने लिए अब कस्टमाइज कर लीजिए. लेकिन यहाँ से अंकित भाई एक सवाल उठता है, और जो कि मैं पूछने वाला हूँ, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाता है, कि जो बुराइयां हैं उसको इग्नोर करके तुम गलत नहीं कर रहे हो. बुराइयां भी तो बताते हैं, कहते हैं कास्टिज्म, जातिवाद यहाँ से आया है. ये बहुत बड़ा एक, अगर हिंदुइज्म का सबसे बड़ा ये जो क्रिटिसिज्म देखने को मिलता है पूरे इंटरनेट पे, मैं जितने भी डिबेट्स देखता हूँ, जितने भी मैं उनको देखता हूँ एथीस्ट लोगों को, वो ये कहते हैं भाई हिंदुइज्म से आया है कास्टिज्म, जातिवाद, ये सब. इसको क्यों इग्नोर कर रहे हो? क्या, पहली बात तो ये बताओ, क्या यहाँ पे कास्टिज्म है? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. दूसरा, तो बुराई को इग्नोर क्यों कर रहे हो? अगर बुराई अगर है इसमें, तो उसको इग्नोर क्यों किया जा रहा है? आप कह रहे हो ना कस्टमाइज कर लो, तो वो जो बुराई चीज है उसको इग्नोर क्यों कर रहे हैं हम लोग? इग्नोर आप रिजेक्ट करिए ना. देखिए, मैं जब कह रहा हूँ कि मैंने चीजें उठाई 8, अब उसमें कास्टिज्म नहीं है, मैं कास्ट पे नहीं मानता, मुझे जातिवाद एकदम बकवास चीज लगती है, ओल्ड चीज लगती है, हटा दिया मैंने उसको. इग्नोर नहीं करा, मैंने उसको रिजेक्ट किया है. दोनों में फर्क है. मैंने रिजेक्ट कर दिया जातिवाद को, और यही मैं कह रहा हूँ, कस्टमाइजेशन की कैपेबिलिटी है आपके पास, इसलिए आप जातिवाद को रिजेक्ट कर सकते हैं कंप्लीटली. हाँ, लिखा होगा मनुस्मृति में, हमें क्या फर्क पड़ता है? अभी इट इज नॉट रेलिवेंट, मैं हटा दूंगा. हाउ डज इट मैटर? इट डजंट मैटर, क्योंकि कोई एक किताब नहीं है जिसने ये कह दिया है कि तुम्हें यही करना पड़ेगा, तभी जाके तुम्हें क्या कहते, मोक्ष मिलेगा, लिबरेशन मिलेगा. आपके सामने कोई जन्नत और दोजख नहीं है, कोई हेवन और हेल नहीं है. आपका पाथ है सफरिंग कैसे खत्म हो. आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट ही दूसरी है. आप धार्मिक रिलीजन्स देख लीजिए, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, हिंदुइज्म, इनकी प्रॉब्लम, इनकी कोर प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि सफरिंग कैसे खत्म होगी, ये दुख कब खत्म होगा. ठीक है, इनकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये नहीं है कि मरने के बाद आपको जन्नत मिलेगी कि दोजख मिलेगा, या हेवन मिलेगा या हेल मिलेगा. राइट? क्योंकि अगर ऐसा है, क्योंकि मुझे हेवन और हेल मिलेगा, तो मुझे एक प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना पड़ेगा ना. आईआईटी का एग्जाम देना है तो कुछ चीजें डेफिनेटली ही आनी चाहिए सिलेबस वाली, कि भाई 50 चीजें हैं, वो 50 चीजें आनी चाहिए, तभी तो एग्जाम निकलेगा ना. यहां पे तो है कि सफरिंग हटानी है भाई, वो तो पर्सनल प्रोसेस है. वहां पे सिलेबस फिक्स्ड है, यहाँ पे सिलेबस फिक्स्ड नहीं है. यहाँ पे आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपना सिलेबस. लोग कह रहे हैं जातिवाद से मुझे प्रॉब्लम है, मुझे भी प्रॉब्लम है, आप हटा दो जातिवाद. और मतलब सेंट्रल लेवल पर आज मध्य प्रदेश की सरकार, राजस्थान की सरकार मॉनेटरी हेल्प देती है इफ पीपल डू इंटरकास्ट मैरिजेस. सऊदी अरेबिया छोड़ो, मतलब मुझे एग्जांपल नहीं लेना, पर क्या कहते हैं आप, अगर दूसरे रिलीजन का जो कोई बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको आप हटा के दिखाइए. नहीं हटा पाएंगे आप. सुना है मैंने किससे.
उससे सुने हैं मैंने, किसी ने ट्राई भी किया तो उसके साथ क्या होता है मुझे पता है। हाँ, ये आप हटा के बताइए, कैसे हटाएंगे? नहीं हटा पाएंगे। तो जातिवाद प्रॉब्लमैटिक चीज है, हटा देंगे, हटा दीजिए, खत्म कर दीजिए, रिजेक्ट करना शुरू कर दीजिए ना। लोग कहते हैं कि अरे फलाने इतने महापुरुष भी जातिवाद को सपोर्ट कर रहे हैं। वो इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं मानते हैं। जिस दिन आप सब रिजेक्ट करना शुरू कर देंगे ना, नहीं 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 ये बकवास चीजें हटाओ, इसको हटाओ हटाओ हटाओ, प्लीज प्लीज लेट्स गेट अवे विद इट, इट्स इलॉजिकल नाउ, इट्स एब्सोल्युटली इलॉजिकल, ठीक है, टू हैव इट इन द करंट फॉर्म। हटाओ, हटा दीजिए, रिजेक्ट कर दीजिए। क्या आपका स्टेट सपोर्ट कर रहा है? अगर कर रहा होता तो इंटरकास्ट मैरिजेस के लिए पैसे क्यों दे रहा होता? क्योंकि पता है हमें, हाउ विल यू रिमूव कास्ट सिस्टम व्हेन देयर विल बी अ लॉट ऑफ इंटरकास्ट मैरिजेस, देन द कांसेप्ट ऑफ कास्ट विल गो अवे। एक जेनेटिक स्टडी हुई थी, अभी मुझे नहीं पता वो मतलब मैंने थोड़ा पढ़ा था उसके बारे में, उसमें ये लिखा हुआ था कि इंटरकास्ट मैरिजेस जो थी, जेनेटिक प्रूफ है कि इंटरकास्ट मैरिजेस जो थी वो गुप्ताज के पीरियड के दौरान बंद हो गई थी। ओके, ठीक है, गुप्ताज का पीरियड कब आया था? जब मनुस्मृति लिखी गई थी उसके बाद, ठीक है, उसके पहले हुआ करती थी। इसके प्रूफ है? हुआ करती थी के? हुआ करती थी के प्रूफ नहीं है, पर वो जो जेनेटिक स्टडी है, मतलब हो गए ऑब्वियसली। अगर वो ये कह रहा है कि क्या कहते हैं गुप्ता पीरियड में सीज हो गई है, ठीक है, तो उसके पहले हुआ ही करती होंगी ना, वो जेनेटिक स्टडी थी, आप देख सकते हैं, राइट। तो पॉइंट इज कि अगर जातिवाद है, ठीक है, क्या जातिवाद अगर रहेगा तो मुझे मोक्ष नहीं मिलेगा? मिलेगा ना भाई, मिले, वो मोक्ष तो किसी को भी मिल सकता है। मानते हो आप ये मोक्ष वगैरह में? मैं आता हूँ, क्या मैं इस पॉइंट को कंप्लीट कर, क्या मैं ब्राह्मण हूं तभी मुझे मोक्ष मिलेगा, या मैं शूद्र हूं तभी मुझे मोक्ष मिलेगा? ऐसा नहीं है। लेकिन वहां पे क्वालिफाइंग फैक्टर्स है कि आपने अगर ये चीजें नहीं करी तो आपको मोक्ष मिले, तो आपको हेवन मिलेगा, ये चीजें नहीं करी तो आपको हेल मिलेगा। पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं, आप हटा सकते हैं जातिवाद को, कंप्लीटली हटा सकते हैं, फिर भी आपके फंडामेंटल प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे तो सफरिंग हटानी है, मेरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट ही सफरिंग हटाना है, तो मैंने जातिवाद हटा दिया। क्या सफरिंग हटाने पे कोई प्रोसेस में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्या मैं भक्ति नहीं कर पाऊंगा? कर पाऊंगा। क्या मैं मेडिटेट नहीं कर पाऊंगा? कर पाऊंगा। क्या मैं ज्ञान का अर्जन रोक पाऊंगा, या क्या मैं ज्ञान अर्जित करना कम कर पाऊंगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं अभी भी उतना ही ज्ञान अर्जित कर सकता हूं। तो जातिवाद को हटा दिया तो प्रॉब्लम सफरिंग हटे, सफरिंग के प्रॉब्लम स्टेटमेंट पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। और दूसरी चीज, यहाँ आप दूसरे रिलीजन में देख लीजिए, वहां पे आपको क्वालिफाइंग चीजें चाहिए ना, आप ये नहीं करेंगे तो वहां जाएंगे, ये करेंगे तो वहां जाएंगे, ये सिंपल सा फैक्टर है। इसलिए दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू कैन कस्टमाइज योर ओन सेट ऑफ बिलीव्स, एंड ऑब्वियसली व्हेन आई से दैट इट शुड नॉट बी रैशनली इनकोहेरेंट। आप मोक्ष में मानते हो? आप कह रहे थे ना कि चलो ठीक है, हमारे कोर जो हमारी जो प्रॉब्लम है सारे धर्मों की, जो हिंदुइज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, बुद्धिज्म की सफरिंग खत्म करना है, उसका एक ही तरीका होता है, मतलब तरीका एक ही है, मोक्ष, लिबरेशन। तो मानते हो आप जब कह रहे थे कि मोक्ष मतलब मिलता है? तरीके बहुत सारे हैं, एम शायद एक ही है। तरीके बहुत सारे, रास्ते बहुत सारे, पर क्या कहते हैं, मंजिल एक ही है, टू एंड सफरिंग इन अ सर्टेन वे, राइट। तो क्या मैं मोक्ष में मानता हूं? मतलब मुझे तो लगता है कि अलग अलग थॉट प्रोसेसेस हैं मोक्ष के लिए। जैसे अष्टवक्र गीता आप पढ़ेंगे तो उसमें साक्षी भाव की बात की गई है कि जब एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंसर के बीच में कोई फर्क नहीं रह जाता, तो मतलब जब जैसे हम हैं, आप एक तरीके से कैटेगराइज कर लेते हो ना अपनी बॉडी को कि ये मैं हूं, एक डिफाइंड बाउंड्री है आपकी, राइट, कि ये इतना वाला जो हिस्सा है ना, जो यहाँ तक है, वो मैं हूं, और उसके बियॉन्ड बाकी सब कुछ है। मैं ये नहीं कहूंगा ना कि ये टेबल भी मैं हूं, मतलब मैं बहुत जनरली बात कर रहा हूं। तो ये बाउंड्री जो होती है,
वो बाउंड्री जब एरेडिकेट हो जाती है, राइट, और कंप्लीट अवेयरनेस का स्टेट कहा जाता है जिसको, वो जब आता है तो उसे साक्षी भाव कहा जाता है। ठीक है, पहले मुझे नहीं लगता था कि ऐसा कुछ हो भी सकता है। ठीक है, बिकॉज देयर इज लाइफ ना, देयर इज लाइफ विच वेर यू कैन मेक चॉइसेस, वेर यू कैन कंट्रोल थिंग्स, राइट। आपके जीवन में आप चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि एक बाउंड्री है कि मैं ये हूं, मैं कुछ एक्शन करूंगा, मेरे से कुछ एक्शंस आएंगे, वो एनवायरनमेंट या किसी चीज को इम्पैक्ट करेंगे, और ये जो एक्शंस मैं कर रहा हूं ये कहीं ना कहीं इस पर मेरा कंट्रोल है, लगता है, इसलिए डिफरेंशिएशन क्रिएट होता है, राइट। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज के बारे में मैंने पढ़ना शुरू किया है, उसे कहते हैं फ्री विल। ठीक है, तो रॉबर्ट सपोल्स्की हैं, हरारी हैं, ये लोग फ्री विल में नहीं मानते। हाँ, सही कह देयर इज नो फ्री विल। ये बात शुरू हुई थी लेबेट के एक्सपेरिमेंट से, जहां पे उसने ये जहां पर ये डिडक्टिवली आया था कि लोगों के सामने एक बटन जला दी और बोला कि आप या तो बजर को राइट हैंड से प्रेस कर दीजिए और लेफ्ट हैंड से प्रेस कर दीजिए। लोगों को लगा, आपको क्या लगेगा कि सामने लाइट जली, अच्छा लेफ्ट से करना है राइट से करना है, मैंने चॉइस ली, फिर मैंने बजर दबाया, राइट। आपको लगता है कि आपके पास वो चॉइस की एजेंसी थी, राइट। एक्सपेरिमेंट में आया नहीं जी, वो तो पहले ही डिसाइड हो चुका था। जब आप कॉन्शियस हुए कि मैं लेफ्ट लूंगा या राइट लूंगा, उसके पहले ही ये डिसाइड हो चुका था कि आप कौन से हाथ से दबाने वाले हैं। तो मोटर एक्शंस, मोटर मतलब सिंपल एक्शंस के लिए तो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं बंदा क्या करने वाला है, राइट। अब अगर डीपर जाके और हमें पता चल गया कि कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव चॉइसेस के लिए भी फ्री विल जैसा कुछ नहीं होता है, तो फिर क्या बचेगा? फिर तो आपको लगेगा कि जीवन यूजलेस है, क्योंकि आज व्यक्ति जीता क्यों है या लाइफ में एंगेज क्यों है, कि क्या कहते हैं, क्योंकि उसे लगता है वो कुछ चेंज कर सकता है। हाँ, वो कुछ कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि वो कंट्रोल कर सकता है, वो चेंज कर सकता है ना। इसलिए हमें लगता है कि क्योंकि फ्री विल है, लेकिन मान लीजिए फ्री विल ही नहीं रहेगा, तो फिर क्या ऑप्शन है आपके पास करने का? क्या फिर तो जीवन ही खराब हो गया, फिर मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मैं कुछ चेंज ही नहीं कर सकता। पहली बार सोचो तो इल्यूजन क्रिएट कर लिया है ना हम लोगों ने। फ्री विल का एक इल्यूजन हमें लगता है कि है, हमें लगता है फ्री विल है, ये एक इल्यूजन क्रिएट कर रखा है। हाँ, मतलब अभी कॉन्क्रीटली नहीं कह सकते, रिसर्च बढ़ रही है उस डायरेक्शन में कि कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव प्रोसेसेस के लिए तो हमें नहीं पता, लेकिन मान लो हो जाता है, ठीक है। और मुझे लगता है शायद हो भी जाएगा, क्योंकि बहुत आज से नहीं कह रहे फ्री विल नहीं है, बहुत पहले से कह रहे हैं, और लगता है, मतलब इंट्यूटिवली मुझे लगता है दो रिसर्च आगे होगी और हमें पता चलेगा। लेकिन पहली बार सुनने में बहुत डेंजरस चीज लगती है ये, कि भाई मैं कुछ कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, जीवन कितना खराब हो जाएगा। जब फ्री विल है तो फ्रीडम नहीं है भाई। जब फ्री विल नहीं रहेगा तभी असली फ्रीडम आएगा। पूछो कैसे? आज मुझे लगता है ना कि मैं अपने सारे एक्शंस के लिए जिम्मेदार हूं। गिल्टी फीलिंग आती है ना जो, कि मैं, मुझसे ही नहीं हुआ, मैं ही बेवकूफ था, जो ये सेल्फ ब्लेमिंग आती है वही खत्म हो जाएगी। ये फालतू के माइलस्टोन्स जो हमने खुशी के लिए बना के रखे हैं कि आई विल गेट अप एट 5 AM in the morning, then I will go to gym at 6 AM in the morning, then I will come back from the gym and from 7:30 to 9 I will read a book how to increase my productivity by 40x, ये है ना, ये जो हम कर रहे हैं ये क्या फ्रीडम है? This is not at all freedom, because you are in an illusion that you will definitely be designed to change something. No, freedom, how will it happen? जो होना था वो होते ही रहेगा। I just become aware of what I am doing. कल की बारे में सोचने की बात ही नहीं है ना, अभी प्रेजेंट में जीने का तुम्हें सबसे बड़ा तथ्य मिल जाएगा कि अभी कल होता रहेगा।
परसों जो हो गया वो हो गया, उस पे ना मेरी गलती थी ना मैंने कुछ कर सकता था, आगे जो होने वाला है मैं कुछ नहीं कर सकता, राइट? मैं बस क्या कर सकता हूं, मैं प्रेजेंट में जी सकता हूं। आपको समुंदर में फेंक दिया जाए तो दो ऑप्शंस हैं, या तो आप हाथ पैर मार के लड़ते रहिए समुंदर से, या अपने आप को कंप्लीटली छोड़ दीजिए। तो आप फ्लोट करने लगते हैं समुंदर के साथ। तो वो जो फ्लोटिंग वाली फीलिंग है ना, वो है व्हेन यू रियलाइज कि फ्रीडम इज नॉट इन फ्री विल। अब बहुत सारे ये सारी चीजें भी आती हैं कि अरे नहीं, ऐसे तो फिर आदमी कुछ करेगा ही नहीं, क्या कहते हैं, वो घर पे बैठा रहेगा, जो होना है हो जाए। ये सब बोलने की बातें हैं। मैं आपको आज बोल दूं कि जो होना है हो जाए, आप मान लो फ्री विल पे, ऐसा नहीं होगा। आपका दिमाग अगर खुराफाती होगा तो आप कुछ 5-10 चीजें और करते ही रहेंगे, अपने आप को सस्टेन करते ही रहेंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर फ्री विल नहीं है, मान लीजिए नहीं है फ्री विल, तब भी तो हम ये सब कर ही रहे हैं ना। बिल्कुल। बस हमें पता चल जाएगा फ्री विल नहीं है, इस चक्कर में हम ये थोड़ी करना बाकी चीजें करना थोड़ी छोड़ देंगे, राइट? तो इनफैक्ट कुछ पार्ट्स ऑफ हिंदू फिलॉसफी, अद्वैत के अंदर भी बहुत सारे लोग मानते हैं कि एक्चुअली में फ्री विल है ही नहीं। पर आप सोचो दूसरे रिलीजन का क्या हाल होगा, क्योंकि उनका तो फंडामेंटल स्ट्रक्चर ही मिल जाएगा। फिर काय का जन्नत और दोजख, काय का हेवन और हेल? जब सामने वाले के पास एजेंसी ही नहीं है चॉइस की, तो कैसे जज करोगे? जब चॉइस उसकी ही नहीं है, जब इंटेंट उसका ही नहीं, इट इज एन इफेक्ट of all the preceding causes. How can you judge him for what he is doing? मतलब heaven and hell का concept रियल हो जाएगा। लॉ ऑफ कर्मा भी खत्म, कर्मा का भी सिद्धांत खत्म हो जाएगा ना फिर। नहीं, कर्म के लिए मेरे कर्मा की एक इंटरप्रिटेशन यूजलेस हो जाएगी, which is कि good will lead to good। अच्छा काम करोगे तो अच्छा ही होगा, और क्योंकि आपके पास चॉइस है अच्छा काम करने की, आप अच्छा काम नहीं करोगे तो आपको खराब जाति में जन्म मिल जाएगा। ये खत्म हो जाएगा भाई। पर कर्मा का सिर्फ इंटरप्रिटेशन नहीं है। रमना महर्षि की बात आप माने और विवेकानंद, वो कर्मा का मतलब क्या है? इट सिंपली मीन्स एक्शन, सिर्फ एक्शन, जस्ट एक्शन। देयर इज नो गुड, इट डज नॉट हैव लॉ ऑफ कर्मा, good action will lead to good action. It is not that. It simply says actions will have consequences. Action will have consequences. हर कॉज के लिए एक इफेक्ट होगा या एक से ज्यादा इफेक्ट होंगे, वो इफेक्ट बन जाएंगे दूसरे वाले कॉजेस को जनरेट करने के लिए। ये अगर कोई चीज अभी कॉज हो रही है तो उसके पीछे बहुत कोई प्रीसीडिंग कॉज रहा होगा, तो कॉज एंड इफेक्ट का पूरा मैप है। फ्री विल क्या करती है? इस कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप में एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर देती है, राइट? जैसे मैं बहुत ट्रिवियल एग्जांपल देता हूं, ठीक है? मैं खड़ा हुआ हूं, मैं बहुत लूज खड़ा हुआ हूं, ठीक है? और मेरे सामने एक बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है? किसी ने मुझे पीछे से धक्का मारा, मैं लूज खड़ा हुआ, मैं गया, मेरा हाथ से बोर्ड गिर गया, ठीक है? लूज खड़ा होना मेरी चॉइस थी। अभी ये, वरना पूरे प्रोसेस में मैं फ्री क्या कहते कॉज एंड इफेक्ट को कैसे समझा सकता हूँ? एक आदमी ने मुझे धक्का दिया, उसके धक्के से मेरे अंदर एनर्जी जनरेट हुई, उस एनर्जी ने मुझे पुश किया, उस एनर्जी से मैंने ये बोर्ड को गिराया। तो बोर्ड का गिरना कैन बी एक्सप्लेन्ड इन कॉज एंड इफेक्ट। इसने धक्का दिया, उसका इफेक्ट इसको धक्का है, इसका इफेक्ट इसको धक्का है, ठीक है? अब मान लीजिए मैं कड़क होकर खड़ा हो गया, उसने मुझे धक्का दिया, मैं हिला ही नहीं। एक चॉइस ने नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया है फ्री विल के क्या कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट के पूरे साइकिल में। कर्मा का एक इंटरप्रिटेशन ये भी कहता है कि कर्मा इज सिंपली कॉज एंड इफेक्ट। एवरी एक्शन विल हैव कॉन्सिक्वेंसेस, दोज विल हैव अदर कॉन्सिक्वेंसेस, दोज विल हैव अदर कॉन्सिक्वेंसेस। तो कॉन्सिक्वेंस कॉज एंड इफेक्ट का एक लंबा साइकिल है या एक लंबी चेन है कॉज एंड इफेक्ट की। फ्री विल तो उस चेन में नए वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस कर देता है ना, नई चीज, नए कॉजेस इंट्रोड्यूस कर देता है कहीं से रैंडमली।
है ना। खाना, अगर मेरी फ्री विल है तो मैं यूनिवर्स में एक नया कॉज जनरेट कर रहा हूँ। पर मैं अगर कह रहा हूँ जैसे कि मैंने किसी को थप्पड़ मार दिया जाके, मुझे लगता है मेरी फ्री विल है, राइट, तो वो थप्पड़ मारना शायद डिटरमिनेंट ना हो किसी इफेक्ट किसी कॉज से, लेकिन मैंने डिसाइड किया कि मैंने किसी को जाके थप्पड़ मारना है। लेकिन अगर मैं कह दूं कि मेरा थप्पड़ मारना वाज एक्चुअली डिटरमाइंड बाय अ लॉट ऑफ थिंग्स, लाइक माय कंडीशनिंग, माय जीन्स, माय फलाना, माय ढिमाका एंड ऑल 20 अदर थाउजेंड थिंग्स, देन इट परफेक्टली ब्लेंड्स इन द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कि इतने सारे कॉजेस थे ये इफेक्ट जनरेट करने के लिए, उसमें कहीं फ्री विल की जरूरत ही नहीं थी कि इस एजेंट ने ये चॉइस ली है, ये अपने आप से एक नया कॉज लेके आ रहा है। कॉज एंड इफेक्ट फिर यूनिवर्सल हो जाएगा। तो वन of the interpretations of karma says that it is absolutely pure cause and effect. तो वो 3 orders of reality होते हैं ना, परमार्थिक सत्य, एब्सोल्यूट रियलिटी ब्रह्म, व्यवहारिक सत्य। व्यवहारिक सत्य में लॉ ऑफ कर्मा काम करता है या थ्योरी ऑफ कर्मा काम करती है, which is cause and effect. Every cause will have an effect or multiple effects. Every effect presupposes a cause. बस। तो ये तो अब भी वैलिड रहेगा, अगर आप इसको कॉज एंड इफेक्ट की तरह देखते हैं और ज्यादा वैलिड हो जाएगा। तो कर्मा थ्योरी के बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस हैं। अच्छे के साथ अच्छा होगा इज वन ऑफ द इंटरप्रिटेशंस, और वो नेगेट भी हो जाता है ना। आपने अगर वो कहानी देखी हो, वो कहानी सुनी हो कि कर्ण एक बार रथ से जा रहे होते हैं, ठीक है, तो उन रथ से जा रहे होते हैं, तभी उनका रथ एक लड़की को पास करता है, उसके हाथ में एक मटका होता है, उस लड़की के हाथ से मटका गिर जाता है, ठीक है, उसमें रहता है दूध, और वो लड़की देख के रोने लगती है, पागल हो जाती है कि अरे मैंने पहली बार रेयर किया था दूध और मैं बहुत परेशान हो गई, मैंने पहली बार अपने पापा के लिए गाय से निकाल के लाई थी और ये वो जो भी है ना। तो कर्ण का दिल पिघल जाता है, बोलो अरे यार बच्ची यार, और सब लोग भी गांव में थोड़े से दहल जाते हैं क्योंकि वो रोने लगती है, और करण, किसी का भी दिल पिघल जाएगा। करण तो खैर महादयाल, करण क्या करते हैं, वो मट्टी निकालते हैं और उसको दबा दबा के पूरा जितना दूध गिरा था वो वापस ले आते हैं और बच्ची को दे देते हैं। एवरीबॉडी इज हैप्पी। अब अच्छा काम है कि नहीं है बताओ मुझे। अच्छा काम किया भाई ने कि नहीं? अच्छा काम किया ना यार। एक रोती हुई बच्ची को उसका जिस वजह से उसका दूध गिरा था वो दे दिया वापस, अच्छा एक्शन था। लेकिन धरती माँ ऑफेंड हो गई, धरती माँ ऑफेंड हो गई, उन्होंने रथ ही नहीं छोड़ा। तो अच्छे के साथ अच्छा करने से अच्छा होता है ऐसा है नहीं। इनफैक्ट एक वो भी है, जस्ट वर्ल्ड हाइपोथेसिस करके भी चीज है कि ये हमारा कॉग्निटिव बायस है। हम बायस्ड हैं ये चीज मानने के लिए कि अच्छे के साथ अच्छा होगा, बुरे के साथ बुरा होगा, क्योंकि वी वांट द लाइफ टू बी फेयर। हमें चाहिए है ना कि जीवन फेयर हो, और इस चक्कर में विक्टिम ब्लेमिंग शुरू हो जाती है कि तूने खराब किया होगा बेटा इसलिए तेरे साथ खराब हो रहा है, राइट। तो अगर आप कहेंगे कि फ्री विल की वजह से वो कर्मा फिलॉसफी खत्म हो जाएगी जिसकी वजह से जातिवाद होता है, हाँ, एक इंटरप्रिटेशन खत्म हो जाएगा। पर क्या सिर्फ एक ही इंटरप्रिटेशन है? नहीं, और भी इंटरप्रिटेशन है। कुछ इंटरप्रिटेशन तो फ्लरिश करेंगे, वो बोले हम तो पहले से ये कह रहे थे भाई कि इट इज अबाउट एक्शन, इट इज अबाउट कॉज एंड इफेक्ट। आप ये फालतू में मोरालिटी डाल रहे थे उसमें। हम तो पहले से क्या यही मान के बैठे हुए थे, हम तो मान के बैठे हुए थे फ्री विल नहीं है। अब भगवत गीता में आपको कोट करने लगे, कृष्ण बोलते हैं ना, इट इज गॉड्स विल। यू व्हाट इज निष्काम कर्मा, यू हैव टू सरेंडर टू गॉड्स विल। गॉड्स विल मतलब व्हाटएवर, ब्रह्म की विल, ब्राह्मण की विल, ब्राह्मण की विल मतलब कॉस्मिक विल। Everything is cause and effect. Well, what are you to do? You have to surrender to the will of God. Why are you fighting it? The moment you realize that everything is cause and effect, the earlier or the quickly you will just start experiencing life as it is in the moment itself. तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है ना यार, वो थोड़ा सा और कंट्रोवर्शियल है, तो मैं जानना चाहूंगा आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इसको लेकर। तैयार हो गए, रेडी हो गए, गला ठीक हो गया? हाँ, गला ठीक हो गया। हाँ यार, बहुत सारे ऐसे हमारी किताबें हैं जिनको मैं नाम नहीं लूंगा उन लोगों का जो बोलते हैं ये कि उनको मनोहर कहानियां बोलकर रिजेक्ट कर दिया जाता है, मतलब उनको माइथोलॉजी माना जाता है।
ठीक है, हिस्ट्री नहीं माना जाता। तो आपको लगता है कि कुछ ऐसी चीजें थी हमारे हिस्ट्री में, हमारे ग्रंथों में, जो कि एक्चुअली में हिस्ट्री थी या हिस्ट्री और माइथोलॉजी का मिक्सर था, लेकिन अब उनको कंप्लीटली माइथोलॉजी की कैटेगरी में डाल दिया गया है? जैसे रामायण और महाभारत का एग्जांपल ले लो आप, उनको माइथोलॉजी बोला जाता है। अभी बहुत रेडिट पर बहस होती है इसको लेकर। तो आपको लगता है कि वो हिस्ट्री थे या माइथोलॉजी? बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, मुझे पता है, बट नहीं, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन क्या है। I think this is a false, it's a pure case of false dilemma fallacy, right? क्या या तो वो इतिहास है या वो कहानी है, सिर्फ यही दो ऑप्शंस हैं क्या? वो टेक्स्ट का फंडामेंटल पर्पस क्या है? आपको दर्शन देना, आपको कुछ नई बातें या जो भी बातें, कुछ नई फिलॉसफी से इंट्रोड्यूस करना, ठीक है। महाभारत तो खैर ज्यादा एंटरटेनिंग है ना, कितने सारे कैरेक्टर्स हैं, कितना कॉम्प्लेक्स है महाभारत। मतलब हमारे राइटर सर्कल में तो ऐसा माना जाता है कि अगर लिखी गई होगी तो 1000-1500 साल तो लगे ही होंगे भाई इसको लिखने के लिए, क्योंकि एक जनरेशन ने लिखी होगी, फिर दूसरी जनरेशन आई होगी, उसने उसको बेटर किया होगा, फिर उसने उसको बेटर किया होगा, फिर उसने उसको बेटर। आज कहते हैं ना, आज सबसे राजामौली के पापा है, वो कहते हैं, मैं आऊंगा उस क्वेश्चन पे, बस मैं एक बार थोड़ा सा वो दे रहा हूँ। राजामौली के पापा है, वो कहते हैं कि महाभारत इज द टेक्स्ट ऑफ एवरीथिंग, स्टोरी टेलिंग, बिकॉज उसमें बहुत सारे कैरेक्टर। पुष्पा फिल्म देखी है आपने? अल्लू अर्जुन वाली पुष्पा देखिए। व्हाट इज इट? पुष्पा इज नथिंग बट अ स्टोरी ऑफ कर्ण। कर्ण की कहानी है पुष्पा। कर्ण को भी इज्जत चाहिए, पुष्पा को भी इज्जत चाहिए। कर्ण भी क्या कहते हैं, आउटसाइड मैरिज है, पुष्पा भी आउटसाइड मैरिज है। कर्ण की पूरा लाइफ ही स्ट्रगल इज्जत कमाने में निकल गई। पुष्पा का पूरा क्या चाहिए, क्यों वो उम्नी खरीद के लेके आता है और घुमाता है सामने वाले के घर के साथ? इज्जत चाहिए बॉस अपने को। तो महाभारत के अंदर इतने सारे कैरेक्टर्स हैं कि आप एक को पकड़ के, भीम के पर्सपेक्टिव से महाभारत अलग हो सकते। इट इज एब्सोल्युटली लव जो उनका द्रौपदी के प्रति था, लेकिन उनको वो मिला नहीं कभी, क्योंकि द्रौपदी तो अर्जुन से ज्यादा, मतलब बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस में अर्जुन की तरफ ज्यादा उनका प्रेम था। तो भीम की तरफ से जो प्रेम होता है, कौन क्या कहते, सारे कौरवों को मारा किसने था? भीम ने। और धोए थे ना, क्या कहते, पंचाली के बाल खून से। नाम भूल रहा हूँ उसका। हाँ, है ना, वो राक्षस था ना, क्या था वो जिसने केस छुए थे, उसका नाम भूल रहा हूँ, उस कौरव का। दुशासन था, क्या था पता नहीं। हाँ, दुशासन ही था, दुशासन ही था। हाँ, दुशासन था। ठीक है। तो इतने, तो हमें ऐसा लगता है कि अगर ये लिखी भी गई है तो ये एक बार का काम नहीं है कि पुष्पा तो एक आदमी ने लिख दी और बन गई। 4 साल लगे होंगे ज्यादा से ज्यादा लिखने में। इसको 1000-1500 साल लगे होंगे कम से कम लिखने में, क्योंकि इसके अंदर इतना कॉम्प्लेक्स प्लॉट है, इतने सारे कैरेक्टर आर्क्स हैं, इतने वेरिएशंस ऑफ कैरेक्टर्स हैं। मैं बता रहा हूँ, एज अ राइटर, किसी को बॉलीवुड में या वेब सीरीज में आके लिखना है तो आपको कैरेक्टर आर्क्स बनाने पड़ते हैं ना, कैरेक्टर यहाँ से वहां जाएगा। आप महाभारत लीजिए, हर कैरेक्टर को डिटेल में स्टडी करिए, आपके पास कम से कम 25 टेम्पलेट रेडी हो जाएंगे। पुष्पा की कहानी, अच्छा पुष्पा एक लड़की की कहानी बनानी जिसको इज्जत चाहिए, करण का कैरेक्टर आर्क ले लो, उठा दो, मॉडिफाई कर दो इस वर्जन के, इस करंट कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बन गई कहानी। एज इट इज उठा के ये कहानी बना दो आप, ठीक है। तो कम से कम 1000 साल का मैटर है ये, अगर ये कहानी भी है तो, ठीक है, क्योंकि इट इज सो एक्सटेंसिव एंड ग्रेट, है ना। अब मैं ये कोई वो नहीं कह रहा कि क्या कहते हैं, ओ मैं कोई हिस्टोरिकल फैक्ट कोट कर रहा हूँ या मेरे पास कोई एविडेंस है इसका। इट्स जस्ट आवर फीलिंग कि दैट एज राइटर्स, एंड एज राइटर्स मतलब अ लॉट ऑफ पीपल, मी एंड माय ग्रुप एंड a lot of people who have done great works also, कोटा फैक्ट्री जिन्होंने लिखा वो सब, है ना, we discuss that. It is such a marvel in writing. ठीक है। दूसरी चीज 1 लाख श्लोक है इसमें, है ये नहीं पता मुझे भाई, my numbers are very weak. ठीक है, चलो मैं कंफर्म कर लूंगा, अगर मैंने बोला है तो मैं डाल दूंगा वो यहाँ पे एडिटिंग पिक्चर में। हाँ, मुझे लगता है 1 लाख श्लोक है, जिसमें से 700 श्लोक हमारे भगवत गीता के हैं। हाँ, हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। तो मैं इस पे था
तो मैं कह रहा हूं ये टेक्स्ट हिस्ट्री में हुआ है या ये फिक्शन है, लेट्स से तुम वो छोड़ के तुम इस पे लड़ते रहो कि ये हुआ है कि नहीं हुआ है, ये ऐसा था कि वैसा था। तुम वो छोड़ के तुमने ये एडमायर करना बंद कर दिया है कि इस चीज को लिखने के लिए जहां जेनरेशंस ने शायद अपना माथा फोड़ा होगा, इतनी गहरी फिलॉसफी, इतने गहरे कैरेक्टर आर्क्स, इतने गहरे डाइवर्जन्स, चॉइसेस डाल के वो अप्रिशिएट करने की जगह तुम जंग कर रहे हो। क्या तुम्हें ये कभी समझ में नहीं आएगा कि भाई, और क्या तुम्हारी इनसिक्योरिटी महाभारत इतनी ज्यादा है कि अगर जब तक वो इतिहास प्रूफ नहीं होगा तुम इस पर विश्वास नहीं कर सकते, इसकी फिलॉसफी पर विश्वास नहीं कर सकते? क्या क्यों नहीं कर सकते? ऐसा क्या हो जाए, मान लो मैं कह दूं कि नासा ने प्रूव कर दिया है, हर चीज को हमें नासा से वैलिडेशन चाहिए होता है, नासा ने प्रूव कर दिया है कि रामायण हुई थी जी। मैं कह रहा हूं ओके, व्हाट, हाउ विल एनीथिंग चेंज इफ यू से दैट मैं फिर रामायण में आस्तिक हूं, मतलब मैं रामायण को मानने लगूंगा। अरे तो मूर्ख पुरुष, वो इतिहास का साक्षी थोड़ी है, वो तो फिलॉसफी का साक्षी है ना, वो तो दर्शन का साक्षी है, वो मोरालिटी का साक्षी है। उसके वो एग्जिस्ट किया था कि नहीं किया था, इट डजंट मैटर। बिल्कुल, क्या फर्क पड़ जाएगा? ये श्री राम के गुण नहीं अपनाएंगे, इन्हें श्री राम जी के गुण अपनाने नहीं है, इन्हें बस ये बहस करनी है कि वो हिस्ट्री या मैथोलॉजी है। मैं तो ये देख के हैरान हूँ यार। हाँ, तुमने ये कभी नहीं सोचा कि उसमें वो एक्चुअली में मुद्दा क्या है और कितने इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं। अभी मैं एक इंटरप्रिटेशन बताऊं, मैं खुद ही डिस्कवर किया ये इंटरप्रिटेशन कि जब मैं उपनिषद पढ़ रहा था कि अद्वैत, खासकर उपनिषद पढ़ा था, सॉरी अद्वैत नहीं, कि ब्रह्म को ज्ञान से नहीं जाना जा सकता, नॉलेज से। ये एक सिग्निफिकेंट हाइपोथेसिस है, ठीक है, कि क्योंकि ज्ञान जो होता है ना, वो व्यक्ति को इगोइस्टिक बना देता है और इनफैक्ट दूर करते जाता है अपनी रियलिटी से, ठीक है। अब रामायण क्या है? रावण एक अल्टीमेट ज्ञानी पर्सन, रावण से ज्यादा कोई ज्ञानी नहीं है पूरी धरती पर उस वक्त पे। राम कौन है? ब्रह्म का स्वरूप, राइट? ही कम्स, नॉलेज, कह रहे मुझे जानना है तुम्हें। तो ये ज्ञान का जो तुमने ईगो का, ज्ञान के साथ जो ईगो का चोला पहना हुआ है, इसको मारना पड़ेगा। ब्रह्म हैड टू किल नॉलेज। नॉलेज का ये जो आपने वो हैवी लिफ्टिंग कर रखी है नॉलेज की, वो आपको हटानी पड़ेगी। उससे नहीं मिलने वाला मैं भैया, कहाँ लगे हुए हो? अब ये इंटरप्रिटेशन कितना वो हो जाता है, कितना बेहतर बैठ जाता है उपनिषद एक थॉट के साथ। तो हमने वो हजार तरीके से उस टेक्स्ट को देखना बंद कर दिया है ना। हमने हजार तरीके से उससे जो चीजें निकाली जा सकती हैं वो निकालना बंद कर दिया है। हम इस बात पे लगे हुए हैं कि ये हुआ था कि नहीं हुआ था, और मुझे लगता है कि हुआ होगा तो भी ठीक है, नहीं हुआ होगा तो भी ठीक है, क्योंकि जिसको उसमें से दर्शन चाहिए उसके लिए ये बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि ये हुआ था कि नहीं हुआ था। क्योंकि ना कुछ ऐसी बातें होती हैं अंकित भाई कि जो ना इंसान के हमारे पल्ले नहीं पड़ती है। जैसे कि मैं एक बहुत ही छोटा एग्जांपल ले लेता हूँ, संजय का ही, जो धृतराष्ट्र को महाभारत में हो रही युद्ध का, और टेलीपैथी के जरिए, कहते हैं टेलीपैथी का उनको दूरदृष्टि का एक उनको वरदान प्राप्त था। अब ये चीजें नहीं है, अभी साइंस फिक्शन लग रही है ना सुनने में। अगर ये लिख दी गई है और साइंस फिक्शन लगेगी बिल्कुल, तो लोग कहेंगे यार ये हो ही नहीं सकता, ये तो पोएटिक हो सकता है, पोएटिक हो कुछ भी हो, लेकिन ये हो नहीं सकता। तो उसी कारण वो कहते हैं फिक्शन है, फिक्शन है। नहीं भाई, ये लिखा गया है, बस किसी इंसान की कल्पना है, ये हुआ ही नहीं था। तो आपको लगता है कि बहुत कुछ ऐसा है हमारे इन किताबों के अंदर, ग्रंथों में लिखा हुआ, जो कि साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं है, लॉज ऑफ फिजिक्स के बियॉन्ड है, मतलब लॉज ऑफ फिजिक्स को वायलेट करता है, और उनको लिख दिया गया है। तो उनको कैसे देखते हो आप? मेरे यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में एक प्रोफेसर थे, है ना,
उनको ये संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड भी मिला एंड ही हैज एक्सटेंसिव वर्क इन इंडियन थिएटर एंड री-इंटरप्रेटिंग, मेकिंग माइथोलॉजीज। तो उन्होंने मुझे बताया था, और ये बात हमें पता भी है कि इंडियन माइथोलॉजी कह लो या जो भी कह लो, इट इज एब्सोल्युटली सिंबॉलिक। हमारी कहानियां सिंबल्स और मेटाफर से ही भरी होती हैं, और वो बहुत जरूरी चीज है। पूछो क्यों? क्योंकि जैसे ही एक कहानी को आप ऑब्जेक्टिव करने चले जाते हो ना, राइट, अगर वो सिंबॉलिक नहीं होती, राइट, जैसे कि एक कहानी है, अगर आपने सुना हो कि एक फोक स्टोरी है जिसके बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस होते रहते हैं वक्त के साथ, कि एक महिला होती है, उसकी शादी एक व्यक्ति से हो जाती है, वो व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट होता है, पर सामने ही उसका एक दोस्त होता है, वो बहुत इंटेलिजेंट नहीं होता लेकिन बहुत हष्ट पुष्ट होता है, बहुत अट्रैक्टिव होता है, तो ये बंदी उसकी तरफ भी अट्रैक्ट होने लगती है। ठीक है, फिर क्या होता है, ये तीनों जा रहे होते हैं, माता के मंदिर में पहुंचते हैं ये कहीं से, तो एक बंदा जो उसका पति होता है उसको गिल्टी फीलिंग होती है, वो अपनी गर्दन काट लेता है। ठीक है, और फिर दूसरा बंदा जो हष्ट पुष्ट बंदा है वो वहां पहुंच के देखता है, अरे मेरे दोस्त ने गर्दन काट दी, मैं कैसे जी सकता हूँ, वो भी अपनी गर्दन काट लेता है। राइट, ये बंदी जाती है और देखती है दोनों की गर्दन कटी पड़ी हुई है। राइट, तो वो रोने लगती है कि देवी माँ कैसे होगा ये, तो देवी माँ कहती है कि अरे नहीं नहीं, देवी माँ प्रकट हो जाती है उसके रोने से और कहती है तुम जल्दी से मुंडी जोड़ दो, राइट, इनकी मुंडी लगा दो, मैं इनको वापस जीवित कर दूंगी। ठीक है, तो वो मुंडी लगा देती है, वापस जीवित हो जाते हैं। पर उससे गलती गलती में क्या होता है कि जिसका शरीर अच्छा था, मुंडी का स्विच। तो अब एक वर्जन ऑफ कहानी ये है, ठीक है, मेटाफोरिकल है ये, एब्सोल्युटली मेटाफोरिकल। ठीक है, इसको गिरीश कर्नाड ने क्या लिखा, इसको गिरीश कर्नाड ने लिखा कि वो गलती से नहीं हुआ था, उसको देवदत्त का दिमाग चाहिए था, सामने वाले की बॉडी चाहिए थी, इसलिए उसने जानबूझ के मिक्स किया। उसका वो लिखा कब गया, 1960s में, जब इंडिया वाज स्ट्रगलिंग कि हमें मॉडर्न बनना है या अपने कल्चर को रिटेन करना है। तो दैट वाज कर्नाड्स वे ऑफ एक्सप्रेसिंग कि कहीं तुम ऐसा ना बन जाओ कि तुमने एक मॉडर्न शरीर ले लिया है और क्या कहते, माथा मॉडर्न ले लिया और तुम्हारा शरीर अभी भी कल्चरल। वो उस मेटाफर से बताना चाहते थे, क्योंकि बाद में इस व्यक्ति के साथ वही होता है, वो बाद में जाता है, इसके पास इनिशियली तो बॉडी अच्छी होती है लेकिन धीरे धीरे वो खराब होने लगती है, इस लड़की का जीवन खराब होने लगता है, तो काफी पेसिमिस्टिक बना देते हैं इस कहानी को। यही कहानी बेताल 25 में भी आती है, कहीं आप विक्रम बेताल देखते होंगे, उसमें भी आती है, बेताल पूछता है इसे किसके साथ जाना चाहिए, इसके साथ जाना चाहिए या इसके साथ जाना चाहिए। ठीक है, तो एक ही कहानी के, क्योंकि ये एज अ मेटाफर लिखी गई थी, इसलिए ये कर्नाड ने टेक्नोलॉजी और कल्चर के बीच में वो कर लिया। आज हम एआई और किसी चीज के बारे में कर सकते हैं, 2000 साल बाद हम इसको किसी दूसरे तरीके से रीइंटरप्रेट कर सकते हैं, तो ये इसकी क्षमता रही होगी। तो जब एक कहानी मेटाफर्स और सिंबल्स की तरह लिखी जाती है तो वो उसकी लॉन्गेटिविटी एटर्नल हो जाती है, आप उसको किसी भी वक्त पर कैसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं, इस कहानी को आप किसी भी टाइम पे कैसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो कि जो हमारी कहानियों में चीजें दी हुई हैं, शायद वो साइंटिफिकली पॉसिबल ना दिखती हो, पर वो मेटाफर्स हो सकते हैं। हमारी कहानियां एक्सटेंसिवली मेटाफोरिकल होती हैं, वो सिंबल्स भरे ही होते हैं उसमें, है ना। तो आपको ये फ्रेमवर्क कभी नहीं छोड़ना है। आपको ये, आप अगर कोई देख रहा होगा पॉडकास्ट, तो मैं उसे ये कहूंगा कि आप रामायण का कोई भी हिस्सा ले लीजिए या महाभारत का कोई भी एपिसोड ले लीजिए। एपिक्स इसलिए इनको कहा जाता है क्योंकि ये एपिसोड्स में लिखी गई है। पहले एक एपिसोड होगा, फिर दूसरा एपिसोड होगा, फिर तीसरा एपिसोड, कांड जो होते हैं ना, सुंदर कांड होगा, फिर ये होगा। आप कोई भी एक एपिसोड ले लीजिए और आप देखिए कि उससे आप बहुत सुंदर अभी के रेलेवेंस में आप उसको इंटरप्रेट कर सकते हो, बहुत सुंदर तरीके से, वो अभी भी वैलिड होगी। तो ये है ब्यूटी। हमें ब्यूटी को किल नहीं कर देना है, फालतू में उसमें
ये बोल के कि ये इतिहास है, इसमें हम इससे हमें क्या पता चलता है कि उस टाइम पे पुष्पक विमान हुआ करते थे, विच मीन्स कि इसमें हम ये डाल देंगे वो। अरे तो वो सब छोड़ना भाई, अगर पुष्पक विमान हुआ भी करते थे तो क्या उसमें लिखा हुआ है पुष्पक विमान कैसे बनाते थे? नहीं लिखा हुआ है ना, मतलब इट डजंट मैटर। वैसे भी साइंस में तेरी कोई हेल्प तो होने वाली नहीं है उससे। कुछ हो जाएगा क्या कि रावण के पुष्पक विमान के बारे में 50 पैराग्राफ लिखे हुए हैं ऑन द वर्किंग्स ऑफ पुष्पक विमान? नहीं ना, साइंस में कोई हेल्प तो होगी नहीं तो आपकी उससे। सुपीरियरिटी तो फील होगी ना उस बंदे को कि मैं ऐसे कल्चर से आता हूँ जिसने इतना कुछ पहले ही खोज लिया था, तो वो सुपीरियर, वही ना वेस्ट का वैलिडेशन चाहिए वाला। वेस्ट का वैलिडेशन चाहिए तो थॉट प्रोसेस में लेना भाई। वेस्ट का वैलिडेशन चाहिए तो उन्होंने ये बोला था कि तुम तो एनलाइटेंड ही नहीं हो, तुम बेवकूफ हो, इसलिए तुमको हमें आना पड़ेगा और तुमको एनलाइटन करना पड़ेगा। तो तुम उसके इंटरप्रिटेशंस लेके ये जाओ कि भाई हम फिलॉसफी में कितने आगे हुआ करते थे। क्या सिर्फ साइंस ही सब कुछ है क्या वैलिडेशन लेने के लिए? एथिक्स नहीं है, मोरालिटी नहीं है, फिलॉसफी नहीं है क्या? थॉट प्रोसेसेस नहीं है क्या? क्या हमारा लिटरेचर देखो भाई, हमारी कहानियां आज भी रेलेवेंट हो सकती हैं, कोई भी कैसे भी इंटरप्रेट कर सकता है। बनानी पड़ रही है ना तुम्हें एवेंजर्स, बनती है ना सारी डिज्नी की पिक्सार की ग्रेट फिल्में जो हमें लगती हैं कि क्या कहते हैं इतनी ग्रेट फिल्में हमारे ही टेम्पलेट्स पर बनती है ना एवेंजर्स एपिसोडिक। क्यों? आप सही जगह पर प्राइड लीजिए ना। आपको अगर आपको कल्चरल एसोसिएशन ही चाहिए कि मेरा कल्चर कितना ग्रेट था, तो आप अपने टेक्स्ट की डेप्थ को एक्सप्लोर करिए इन द राइट प्लेस। आप उसको साइंस में एक्सप्लोर करने जा रहे हैं कि एक एंटिसिपेशन से कि वो इसमें पुष्पक विमान होता, आप 5 साल तक यही सोच रहे हैं कि मैं और प्रूफ ढूंढूं इसमें पुष्पक विमान। भाई तू 5 साल लगा के उसके अगर नए इंटरप्रिटेशंस निकालेगा, ये देखेगा कि आज के वक्त में वो कैसे रेलेवेंट है, तो वो ज्यादा हेल्पफुल होगा सोसाइटी के लिए और तेरे लिए भी। अगर तुझे वैलिडेशन ही चाहिए कि मुझे मेरा कल्चर कितना स्ट्रांग और कितना अच्छा है, कि देखो पुरानी उसमें से हम आज भी कितनी नई चीजें निकाल सकते हैं, कितने नए इंटरप्रिटेशंस निकाल सकते हैं, तो मेरा तो ये मानना है। क्यों साइंस यही कारण है कि हाँ बिल्कुल, उसमें साइंस खोजते हैं, रिचुअल्स में साइंटिफिक चीजें ढूंढने लग जाते हैं कि तिलक लगाने के फायदे होते हैं, औरतें यहाँ गहने इसलिए पहनती है इस बॉडी पार्ट में क्योंकि यहाँ से ये ब्लड फ्लो ऐसे हो जाता है। नासा ने ओम का साउंड ढूंढ लिया स्पेस के अंदर, तो ये सब चीजें आपको इंटरेक्ट पर देखने को मिलती है। वही सुपीरियर फील करना है उन्हें, वही अंग्रेज वाला टाइम। हाँ सुपीरियरिटी फील करना, सही कह रहा है। हाँ, वो अंग्रेजों ने, आपने सही कहा कि वो अंग्रेजों के टाइम में आके हमें अनसिविलाइज कह के गए हैं, तो वो जो चोट पहुंची है उसको उस पर मरहम लगाने के लिए कुछ ना कुछ तो हमें चाहिए ना, तो हमें वेस्ट से बदला लेने के लिए कुछ बोलना पड़ेगा। तो भाई हम अपने कल्चर में चले गए, हमारे पास्ट में चले गए, हम वहीं से ढूंढ लाए कि देखो भाई हमारा पास्ट कितना खूबसूरत था, तुम्हें अनसिविलाइज कैसे कह दिया हमने, तुमने हमें, तो वहां से उनको सुपीरियरिटी प्राइड मिलता है। एग्जैक्ट, मैंने स्टार्टिंग में यही कहा था कि एक आदमी जो मिडिल क्लास है वो सबसे ज्यादा आइडेंटिफाई अपने आप को अपनी इनसिक्योरिटीज से करता है, और ये भी उसी का एक हिस्सा है कि आप इनसिक्योर हैं अपने कल्चर को लेकर, आपको लगता है ये महान नहीं है, इसलिए आप उसका वैलिडेशन बाहर के लोगों से खोजते रहते हैं। बाहर का व्यक्ति आके तुम्हें क्या, वाह, क्या तुम उस दिन खुश हो जाओगे क्या कि कोई वेस्ट से आके बोल देगा बराक ओबामा ने बोल दिया कि ओ भाई हिंदू कल्चर इज सो ग्रेट, उस दिन आपको खुशी मिल जाए, वहां पे खत्म हो जाएगा क्या आपकी जीवन की सफरिंग? क्या बात कर रहे हो यार, एक क्षणिक खुशी होगी क्या वो, चलो हम अच्छी चीज कर रहे हैं बस। लेकिन अगर वो आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगी तो आप उसको वैसे ही छोड़ दोगे, और अगर वो रेजोनेट करेगी ना आपके साथ कि हाँ कुछ गहरी बात, आपके जीवन की सफरिंग खत्म हुई है, गीता पढ़ने से शायद लगता है कि क्या कहते हैं हाँ सवालों के जवाब मिल जाते हैं, तो फिर बराक ओबामा या कोई भी आके कह देगा ओ नो आई थिंक द गीता डजंट मेक एनी सेंस, ही विल से ओ मे बी यू हैव नॉट रेड इट दैट वे। ओपिनियंस विल नॉट मैटर, एक्सपीरियंस विल मैटर। तो मुझे तो वो वाली बात लगती है, क्या फालतू क्या साइंस खोजने की कोशिश कर रहे हैं। वही मैं कह रहा था, सुजैन सोंटैग का एक ब्यूटीफुल ऐसे है अगेंस्ट इंटरप्रिटेशन,
कि जब हम रिचुअल्स करते हैं या हम ये जो आपने कहा सजावट वाली, मतलब क्या कहते हैं, गहने पहनने वाली बात है, आप इंटरप्रिटेशंस करके उसके एक्सपीरियंस को ही खराब कर देते हैं। बिल्कुल। क्योंकि जब आप सब साक्षी भाव का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? थॉट। कि वही कृष्णमूर्ति कहते हैं ना, थॉट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, व्हेन थॉट सीजेस ब्लिसफुलनेस हैपेंस। नहीं, यहाँ से मुझे थॉट जब थॉट सीज हो जाएगा तो थॉटलेस, मान लो कि थॉटलेस माइंड हो भी गया, तो मैं ये सोचूं कि मेरा माइंड थॉटलेस है, ये भी तक थॉट है। नहीं तो वो इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप ये सोचेंगे कि थॉट है, क्योंकि वो भी एक थॉट है। अच्छा। थॉटलेस मतलब एब्सोल्यूट थॉटनेस, मतलब मेटाकॉग्निशन इसको ही कहते हैं ना, कि मैं इस चीज को देख रहा हूं, लेट से मैं ये मोबाइल फोन को देख रहा हूं, ठीक है, तो ये एक एक्सपीरियंस हो रहा है, पर अंदर एक और एक्सपीरियंस चल रहा है, एक और कॉन्शियस एक्सपीरियंस चल रहा है, जिसको पता है, जो कॉन्शियस है इस बारे में कि मैं इस मोबाइल फोन को देख रहा हूं। एक थॉट है कि मैं इस मोबाइल फोन को देख रहा हूं, एक एक्सपीरियंस है, और उस पर एक थॉट है, उसको मेटाकॉग्निशन कहते हैं। The matter of fact is कि why interpretations? Why do you, मतलब you want to have interpretations, good for you, but be little sensitive, be little smart, be little rational when you want to interpret things, and stop thinking कि science has answers to everything, कि scientific validity is the ultimate validity। बस एक आखिरी सवाल पूछूंगा, उसके बाद मैं आपको हाँ, फ्री कर सकता हूं, आप चाहो तो। हाँ, ठीक है। हाँ। आपको वेस्ट के एथिज्म और यहाँ के एथिज्म में क्या फर्क नजर आता है? यहाँ पर एथिज्म मतलब देखो, वेस्ट का एथिज्म है रिजेक्शन ऑफ गॉड, ठीक है। नास्तिक इज डिफरेंट फ्रॉम एथिज्म, ठीक है। नास्तिक मतलब दैट विच डज नॉट बिलीव इन द एजेंसी ऑफ वेदास। मतलब इंडिया में एथिज्म इज ओनली वेस्टर्न, मतलब हाउ कैन समबडी बी इंडियन एंड बी एथिस्ट? मतलब एक बंदे का मैं वीडियो देख रहा था, उसने चारवाका को भी रीइंटरप्रेट किया, बोला कि यार चारवाका कहते थे ना सब कुछ मटेरियल प्लेजर है और उसको ले लो, कह रहा है कि वो करके तो देखो एक बार, सारी चीजों का मटेरियल प्लेजर लेके तो देखो एक बार, आपको ये पता चल जाएगा इट विल नॉट मैटर। उससे भी सफरिंग खत्म नहीं हो रही है। एकदम मटीरियलिस्ट बन जाइए, मैं कह रहा हूँ, जाके जितना मटीरियलिज्म करना उतना मटीरियलिज्म करिए, कपड़े खरीदिए, पैसे उड़ा दीजिए कपड़े खरीदते खरीदते, एक पॉइंट पे आपको पता चल जाएगा इट इज नॉट वर्थ इट। और फिर आप उस मैं यही कहता हूँ, किसी को भी कभी आता है ना कि भाई मैं कैसे, मेरे को कैसे पता चले कि ये सब वेस्ट है? मैं कह रहा हूँ भाई तू एक चीज पकड़, मैंने खुद, मेरे साथ खुद भी हुआ है, एक चीज पकड़ जो तेरी बजट लिमिट में आती है ना, कुछ भी हो सकता है, जूते हो सकते हैं फॉर एग्जाम्पल, और बहुत सारे खरीद, रुकना ही नहीं है, 1.5 साल तक रुकना ही नहीं है, जूता आना चाहिए हर हफ्ते नया, 1.5 साल तक तुम रोज हर हफ्ते जब तुम्हारा मन करे, अगर तुम्हारे पास पैसे हैं इतने, तुम उड़ा दो, 5-10 लाख रुपए जाएंगे, ठीक है, बहुत कंट्रोवर्शियल बात कह रहा हूं मैं, 10 हर हफ्ते जब मन करे अच्छा वाला जूता कर, 5-10 लाख उड़ा दे, 1.5 साल बाद तेरे को पता चलेगा कि अब नए जूते से खुशी कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। और फिर तुझे जो इस 1.5 साल में लेसन मिलेगा ना, कि ऐसे तो भाई कल के दिन कार भी करने जाऊंगा, कार्स भी खरीदने जाऊंगा तो कोई पॉइंट नहीं है, फिर शायद जेट्स भी खरीदने जाऊंगा तो कोई पॉइंट नहीं है, फिर शायद लैंड भी खरीदने जाऊंगा तो कोई पॉइंट नहीं है। एक छोटी सी चीज से, अगर आप इंडक्शन जानते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि पोजेशन से कभी हैप्पीनेस अचीव नहीं होती, सिंपल। और मैं लोग कहते हैं ये तो हमने सुना है पहले से, तुम नहीं मान पाओगे इस बात को, क्योंकि मटेरियलिज्म इज सो फैसिनेटिंगली अट्रैक्टिव ना। Who doesn't want to look good? Who doesn't want to wear good clothes? Who doesn't want to roam around in a BMW? Everybody wants it. Everybody wants it. पर जब तक मिलता है, जब तक मिलता नहीं है तब तक लगता है चाहिए है, चाहिए है, चाहिए, मिल जाता है तो फिर लगता है अरे
तो मैं कह रहा हूँ एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट अपने साथ करके देख लो, ये कि जो भी तुम्हारी बजट रेंज में आता है और जिससे तुम्हें खासा लगाव है, खाने का मतलब मटेरियल चीज से जो जिससे भी लगाव है, उसको एक्सटेंसिवली खरीद के देखो, तुम्हें लाइफ भर शॉर्ट है तुम्हारी। वो 10 लाख का इन्वेस्टमेंट इज गोइंग टू टर्न इनटू व्हाट, सम मिलियंस, बिकॉज यू विल देन स्टॉप ओवर स्पेंडिंग ऑन रिडिकुलस थिंग्स। आपके वापस आता हूं मैं इंडियन ईथिज्म में कौन है आज, मुझे तो यही समझ में नहीं आता। क्या आप कुछ जो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको आप इंडियन एथिस्ट कहेंगे? अगर है भी तो वो क्या है, मतलब क्या, व्हाट डू दे स्टैंड फॉर, मतलब व्हाट इज देयर फिलोसॉफिकल स्टैंडिंग? दे आर नॉट इवन श्योर ऑफ दैट। They call themselves agnostic atheist or this or that. I don't believe in God because there is no evidence of God. When they don't even understand what is the meaning of evidence. When they do not understand that empirical evidence is not the only evidence. That is why I am saying, is there actually any Indian atheist who is very, very sound and says, no, I'm an actual Indian atheist? Where most of the Indian atheists you will find in colleges, right? Now that's my hypothesis. आप ये कह सकते हैं नहीं तुम फलानी बातें कर रहे हो. I'm sharing my opinion rather than something which is factual. Most of them you will find in colleges, young boys and girls who wants to be cool and intellectual. Right. Some you will find in आगे मतलब offices and यहाँ वहाँ, right. But I feel atheist होना बहुत जरूरी है। एथिस्ट एग्नोस्टिक नहीं, एथिस्ट एग्नोस्टिक, एथिस्ट एक बार लाइफ में एथिस्ट बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि असली नास्तिक बनने के लिए आपको आपको पहले नास्तिक बनना ही पड़ेगा। क्योंकि जब आप पहले से बाय बर्थ या बाय कंडीशनिंग आस्तिक होते हो ना, बिलीवर होते हो, लेट्स से, है ना, बिलीवर, गॉड बिलीवर का, आस्तिक और नास्तिक शब्द से कंफ्यूज नहीं करते, बिलीवर, गॉड बिलीवर होते हो, तो बहुत कंडीशनिंग होती है आपके ऊपर। आप कंफ्यूज्ड रहते हो, समझ में नहीं आता ये सही है वो सही है वो सही है। एक बार नास्तिक बन जाओ, डाउट, देयर इज नो गॉड, रिजेक्ट द आइडिया ऑफ गॉड completely reject it, just reject it, and then start the round of questioning again. Read sciences, read psychology, read philosophy, read all the texts of religion. फिर जो बिलीफ प्रस्फुटित होगा ना, वो होगा असली बिलीफ। असली मतलब असली नकली मुझे नहीं पता क्या होता है, बट वो होगा एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ जो किसी कंडीशनिंग से नहीं आया होगा, जो आया होगा बाय मेथड्स ऑफ डाउट। एंड लेट अस आल्सो सी दैट nobody can ever be a 100% believer, or nobody can be a absolutely 100% non-believer. There is a spectrum in which everybody is there, right? But somehow you can say कि हाँ चलो, I believe in certain existence that we come from something more fundamental than us. या तो आप ये बात मानते हैं या तो नहीं मानते, वहां पे बाइनरी डायकोटमी है। लेकिन उस विश्वास पर कितना ज्यादा विश्वास करते हैं वो एक अलग सवाल है। जिसको ब्रह्म मिल गया, जिसको निर्वाणा मिल गया, उसका है एब्सोल्यूट विश्वास कि हाँ यही सत्य है, बाकी तो सब सत्य की खोज ही कर रहे हैं। तो वो एटीट्यूड नहीं जाना चाहिए। और चाहे इंडियन नास्तिक हो या इंडियन नॉन बिलीवर्स हो या इंडियन थीस्ट हो, वो क्वेश्चनिंग, वो डाउट, वो नहीं जाना चाहिए आपके अंदर से। क्योंकि अगर वो चला गया ना, फिर आप बेवकूफ हो जाएंगे। फिर आप चाहे एथिस्ट हो या थीस्ट हो, आप फिर बेवकूफ बातें करने लगेंगे। आप बस अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करने लगेंगे, दैट्स इट। फिर आप अगर थीस्ट होंगे और आप एकदम थीस्ट हो जाएंगे, डाउट नहीं रखेंगे, तो आप सूडो साइंस को प्रमोट करने लगेंगे। आप अगर एथिस्ट होंगे और डाउट नहीं करेंगे, तो आप फिर लॉजिकली बहुत इनकंसिस्टेंट हो जाएंगे, कुछ भी रैंडम चीजें बोलना शुरू कर देंगे, सेंसेशनल हो जाएंगे बहुत ज्यादा।
तो वो वाली बात मुझे लगती है। तो बस मेथड ऑफ डाउट को कंटिन्यू रखिए, अप्रोच रिलीजन फ्रॉम ए साइंटिफिक स्टैंड पॉइंट। व्हाट इज साइंटिफिक स्टैंड पॉइंट? यू डाउट एवरीथिंग, स्टार्ट विद डाउट। जो डाउट के साथ स्टार्ट करते हैं और डाउट के साथ कंटिन्यू करता है, आई थिंक वो बहुत सारे लेयर्स एक्सप्लोर करते चला जाता है। एंड ऑल्सो ऑब्वियसली जस्ट लास्ट थिंग, जस्ट बी श्योर कि व्हाट आर यू डीलिंग विथ। Are you dealing with philosophy? Are you dealing with science? Are you dealing with stories? और उनका पर्पस क्या था, right? So then stop asking stupid questions like कि महाभारत हुआ था कि नहीं, कि रामायण के अंदर साइंटिफिक एविडेंस है किसी एरोप्लेन का कि नहीं। उनका पर्पस ही नहीं है कि यार तुम क्या किसी चीज पे क्या थोप रहे हो। तुम ऐसा कह रहे हो कि भाई मेरे घर पे एक स्पीकर है और मैं स्पीकर की बटन दबा रहा हूँ, बोल रहा हूँ यार इससे आवाज आ रही है यार, ठंडा पानी क्यों नहीं आ रहा है इससे। ठंडा पानी देना भाई, वो बोलेगा भाई मेरा काम ही नहीं है ठंडा पानी देने का, तू मुझसे ठंडा पानी क्यों मांग रहा है। तो वो वाली बात है। कैसा लगा फिर आज? पहला पॉडकास्ट था ना आपका ये? हाँ यार बहुत बोल लिया मैंने, ऐसा मुझे लग रहा है। पता नहीं कितना नहीं यार बहुत अच्छा लगा बहुत बहुत मजा आया। मैं एडिटिंग के वक्त देखूंगा, बहुत एंजॉय करने वाला हूँ मैं इसको एडिटिंग के वक्त, मुझे पता है। और कभी यूट्यूब चैनल का प्लान है? यूट्यूब चैनल है, उस पर डालना शुरू करना है कंटेंट बस। नहीं पर यूट्यूब के लिए ना थोड़ा वो चीजें भी अलग चाहिए होती हैं यार, उसके लिए लॉन्गर वीडियोस चाहिए होते हैं, टाइम चाहिए होता है। टाइम ही तो नहीं है भाई, 2 नौकरियां, उसके बाद ये इंस्टाग्राम, कहाँ है टाइम। समझ सकता हूँ बिल्कुल। तो संडे एंजॉय करो अपना, और वक्त के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इतना मजा आया मुझे बात करके, मैं बता नहीं सकता। और मैं जैसे एक्सपेक्ट करके आया था बिल्कुल वैसा ही रहा। मतलब मैं जानता था कि मुझे मजा आने वाला, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा। और काफी आतंकी टाइटल डालूंगा इसका मैं, ताकि एक थोड़ा क्लिकबेट ही हो, थोड़ा कंट्रोवर्सी तो बनानी है यार। रामायण और महाभारत के ऊपर बात हुई है और कंट्रोवर्सी ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। तो मजा आने वाला है, लोग देखते हैं क्या ओपिनियन देते हैं। आपका पहला पॉडकास्ट था, और बाकी थैंक यू सो मच आने के लिए यार। कुछ कहना चाहते हो आखिर में? बढ़िया था यार, मजा आ गया मुझे काफी। मैंने फ्रीली बातें करी। अब मुझे नहीं पता कि मैंने क्या कुछ नॉनसेंस बातें ना कर दी हो, तो वो देख लेना भाई, है ना। वैसे कंट्रोवर्शियल बातें नहीं नॉनसेंस बातें, देखो नॉनसेंस बातें कभी नहीं होती, कभी नॉनसेंस बातें होती नहीं है। पॉडकास्ट का मतलब देखो, मैं ना फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बिल्कुल सपोर्ट में हूँ। तो कोई गेस्ट अगर कुछ भी कहना चाहता है, अनलेस वो सूडो साइंस हो, बस सूडो साइंस को लेकर मुझे प्रॉब्लम रहती है। बाकी मैं सब कुछ अलाउ करता हूँ मेरे पॉडकास्ट में। आप कि जो भी सोच है, आप जहां से भी आ रहे हो, जिस फील्ड से, आप देखोगे मैंने भार्गव भाई को बुलाया। था, जो कि जिनसे जब मैं उनसे मिला नहीं था तो उनके स्कूल ऑफ थॉट से मुझे दिक्कत होती थी कि ये क्या बोल रहा है इंसान। लेकिन उनको लेके आया, मुझे मजा आया उनको सुनने, उनके पर्सपेक्टिव को सुना। तो यार मेरे को बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं लगती कोई नॉनसेंस बोल रहा है, कुछ बोल रहा है। मेरे गेस्ट, मेरे ऑडियंस और मेरे सब्सक्राइबर को मैं कहता हूँ, गेस्ट जो बोल रहा है वो अगर तुम्हारे स्कूल ऑफ थॉट को तोड़ रहा है, उसको तकलीफ दे रहा है ना, तो बैठे रहो, सुनो। तुम्हें अगर कुछ, जैसे आपने बोला था ना कि वो कस्टमाइज अपना पैकेज बना लो, बस वही करो। अगर अंकित भाई की 10 बातें बुरी लग रही हैं और 2 बातें अच्छी लग रही हैं, उनका कस्टमाइज पैकेज बनाओ, घर चल जाओ, कोई दिक्कत नहीं, उसको लेके चल दो। इतना मत सोचो कि अंकित भाई ये कैसे कह दिया तूने, मनुस्मृति के बारे में तूने ऐसा कैसे कह दिया। भाई तेरे को दिक्कत है ना, चुप रहे, जो लेके जाना है ले जाए, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से अनसब्सक्राइब कर दे भाई, अगर तेरे को ज्यादा दिक्कत हो अनसब्सक्राइब कर दे। तो बस यही रहता है। तो नॉनसेंस बातें तो होती नहीं है। बहुत मजा आया अंकित भाई, दोबारा कभी फिर मुलाकात होगी, और अगली बार हो सकता है हम लोग सब मिले। मतलब हो सकता है मैं भार्गव भाई, जहीन भाई और आपको लेके आऊं एक साथ, तो चिल करेंगे, चिल पॉडकास्ट रखेंगे उसको, ज्यादा कहती नहीं करेंगे ये वाली, ठीक है। और दिखाएंगे लोगों के भैया एक समूह क्रिएट इंडिया में भी हो रहा है इंटेलेक्चुअल्स का, ठीक है। जहाँ पे देखते हैं ना बाहर के हम डिबेट्स देखते रहते हैं, भाई देख क्या जॉर्डन पीटरसन और वो स्लेवो जिजैक, भाई देख क्या बंदे हैं, क्या ग्रैहम ओपी है भाई। और हमारे इंडिया में कौन है, नाम नहीं लूंगा, पर इंडिया में कुछ ज्यादा कमाल के लोग हैं नहीं। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को मैं लेके आऊं, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करूं जहां लोग उनको सुन सके, हिंदी लैंग्वेज के अंदर, इंग्लिश में नहीं, हिंदी में। सही है। चल भाई, तो बस कोई मजा आया, मजा करो और बिल्कुल यार बिल्कुल। तो चलो मिलते हैं कभी और, तब तक ध्यान रखो अपना, और फोटो भेज देना मुझे व्हाट्सएप पे, ठीक है। हाँ भेज दूंगा। चलो बाय 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 बाय।